हेलो गाइस, आज हम सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में एंटर करेंगे। ठीक है, आज हम पूरी तरीके से सिंबॉलिज्म को समझेंगे। ठीक है, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। हम लोग क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग फंक्शनलिज्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम सिंबॉलिज्म में एंट्री करेंगे। ठीक है, सिंबॉलिज्म मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टॉपिक्स थोड़ा बोर हों। ठीक है, एक स्ट्रीम लाइन ऑफ फ्लो बहती रहनी चाहिए एंथ्रोपोलॉजी थॉट प्रोसेस में। ठीक है, इसीलिए मैंने सिंबॉलिज्म अभी उठाया है ताकि थोड़ा सा इनोवेटिव रहे चीज़ें। ठीक है, आप लोग आंसर्स लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है, काफ़ी आंसर्स मेल किए जा रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो बनाई थी मैंने रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ की, जिसपे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू मिला। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया और बोला कि इसका जो इस्तेमाल किया गया पर्सपेक्टिव है, ठीक है, इसको और कैसे हम आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वे जो है ये धीरे धीरे करके डेवलप होगा, ये हम लोग साथ में डेवलप करेंगे। ठीक है, बट इसके लिए एकदम से कुछ चीज़ नहीं हो जाएगी। ठीक है, वो एंथ्रोपोलॉजी का चश्मा हमको साथ मिलके बनाना है। ठीक है, तभी हम चीज़ों को देख पाएंगे और आंसर्स को कर पाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो ये मॉड्यूल है उसको मैं इवॉल्व करूं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बेसिकली कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने बेसिकली थॉट से स्टार्ट किया था। फिर मैंने थॉट के साथ फील्ड वर्क जोड़ दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी और कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर जोड़ा, 2.1 2.2। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये हम सब पढ़ा देंगे तब हम इस मॉड्यूल में रहने वाले जो बचे हुए 6 चीजें हैं, मैरिज, फैमिली, किनशिप, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजन, इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली हमारा सोशियो कल्चरल 130 या 140 मार्क्स का पोर्शन पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, बट वो धीरे धीरे होगा। ठीक है, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा तो फेज वाइज मैटर में होगा। पहले जो बोला है उसे कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली बस मेरा यही मुद्दा है कि हम लोग जो हैं 4 छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएंगे, उनको बड़े मॉड्यूल्स में बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। धीरे धीरे होगा ये सब। जैसे कि सोशो कल्चरल जो है थॉट से निकलेगा। ठीक है, पूरी तरीके से। अब जो मेरा पेपर 2 में मेरा कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बता रहा था, वहां से इंडियन एंथ्रोपोलॉजी ग्रो करेगी। ठीक है, और वो पूरी तरीके से इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का मॉड्यूल बन जाएगा। ट्राइबल्स जब हम पढ़ाएंगे तो वो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का मॉड्यूल बनेगा, जिसमें हम खाका समझाएंगे पूरी तरीके से, जिसमें हम मैं भी भारत की पूरी सीरीज समझाएंगे। ठीक है, एक एक सीरीज में दिए जाने वाला हर एक कल्चर हम बारीकी से समझाएंगे, क्योंकि हमको जो है उसमें से केस स्टडीज निकालनी होंगी। ठीक है, केस स्टडीज निकाल के ही आंसर्स को भरेंगे। ठीक है, और एक समझ जनरेट करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम आंसर्स में कर रहे हैं तो किस वे में हम सोच सकते हैं और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। देखो, आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाना बहुत जरूरी है आज के विचार में, क्योंकि हर कोई एंथ्रोपोलॉजी तैयार कर रहा है। और एंथ्रोपोलॉजी को तैयार करने के दौरान इंसान जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा हो जा रहा है। मतलब इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं तैयारी कैसे कर रहे हैं। लोग 50 क्वेश्चन का सेट उठा लेते हैं, उसको सुबह से शाम तक रटते हैं, वो तैयार। फिर अगले 50 क्वेश्चन उसको रटते हैं, तैयार। परफेक्ट वे है, नंबर स्कोर होंगे। ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन हमें करना है, वही हम कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके बिल्कुल ग्राउंड जीरो से चल रहा है। ठीक है, आप स्टार्टिंग से एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट देखिए। ठीक है, अगर कहीं भी किसी टॉपिक में कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर मेरे नोट्स में कहीं भी लगता है ये गलत हो सकता है, ठीक है, सीधे मेल करिए, मैं उसको विद इन 6 आवर्स मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। और आपका कोई भी अंडरस्टैंडिंग, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, सीधे मेल करिए, वी विल सॉर्ट आउट ऑल योर डिटेल्स। क्योंकि मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे साथ 6 या 7 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपके डाउट्स और आपके द्वारा दिया हुआ एक एक आंसर चेक किया जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से एक एक बच्चे का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कौन किस लेवल पे है। ठीक है, चलिए जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, तो हमने डिबेट ऑन कल्चर पढ़ी थी। डिबेट ऑन कल्चर में हमने सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर पढ़ा था। तो पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम सिंबॉलिज्म में घुसेंगे। ठीक है, चलिए, सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर में मैंने क्या बताया था। सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। ठीक है, जो हम आसपास सिंबल्स देखते हैं, भगवान की मूर्ति हो गई, गणेश पूजा हो गई, लॉर्ड शिवा की मूर्ति हो गई, तो हर एक सिंबल, ठीक है, कुछ ना कुछ कल्चरल नॉलेज, कुछ ना कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस सोसाइटी को देता है। ठीक है, और सोसाइटी में जो लोग हैं, ठीक है, उनको इतनी समझ, ये जो समझ है उस सिंबल की, वो कौन देता है, वो सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं। ठीक है, वो हमको ये कन्वे कराते हैं कि सोसाइटी में जो सिंबल एसोसिएटेड है किसी पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड, उनका कल्चरल और उनका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। ये धीरे धीरे करके डेवलप होगा सोसाइटीज के अंदर, हम लोग जब आगे एंटर करते हैं। देखिए, अब जैसे हिंदू मैरिज का एग्जाम्पल हमने लिया था, इसमें हमने बोला था कि हिंदू मैरिज में जो फंक्शंस हैं, जो मैरिज का फंक्शन है, वो गणेश पूजा से स्टार्ट होता है। गणेश पूजा वहां पे एक सिंबल है। ठीक है, कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट होगा तो गणेश
के पूजा से स्टार्ट करेंगे, ये एक सिंबॉलिक है और ये चला आ रहा है, जिसको बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हर एक हिंदू फैमिलीज या हर एक हिंदू इंडिविजुअल मान रहा है और इस पे क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसे मान रहा है। देखो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में सोसाइटी का स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए, और सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है? अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन कैसे होंगी? ये इसी तरीके से मेंटेन होंगी क्योंकि हर एक सिंबल के साथ एक एसोसिएटेड मीनिंग है, ठीक है। डाउन द जनरेशंस को बताने के लिए कुछ ना कुछ लोग एसोसिएटेड हैं जिनके साथ लोग मेंबर्स अपने रिलेशंस को स्ट्रांग बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? जब भी कोई परिवार में शादी होती है तो परिवार के बुजुर्ग लोग ही तो सब मैनेज करवाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आम जो इंसान है, जैसे बहुत ही यंग पॉपुलेशन अगर वो शादी करते हैं, जैसे सपोज 21, 22, 25, 26 साल के, तो उनको नहीं पता कि क्या रिचुअल्स हैं क्या चीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें गाइडिंग फोर्स कौन होता है? जो समाज में बड़े लोग होते हैं, ठीक है। वही बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यही मीनिंग फिल्टर आउट करेंगे डाउन द जनरेशन और डाउन द टाइम, ठीक है, अलोंग द स्पेस। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके हम चीजें खोलेंगे। काफी ज्यादा एग्जॉस्टिव नोट्स हैं, ठीक है। सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर पूरी तरीके से समझेंगे, ठीक है, कहीं कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। चलिए, मैरिज में खूब सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कन्यादान मैंने बताया था, सिंदूर, फेरे, विदाई और हवन कुंड बताया था। अब ये सब सिंबल हैं, ये सब अब सोसाइटी में ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि इनका एक मीनिंग है, एक सिंबॉलिक मीनिंग है। उस मीनिंग को जानना अभी इंपॉर्टेंट है इस सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव में घुसने के लिए। देखो, दीज ऑल आर सिंबल्स, दे आर अटैच्ड विद सम सॉर्ट ऑफ मीनिंग एंड दिस मीनिंग इज सोशली एक्सेप्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। हियर देयर इज अ चेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ रिचुअल गाइडेड बाय एल्डरली ऑफ सोसाइटी। मतलब अगर शादी हो रही है तो पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो कौन बताता है? ये सब आपके दादा दादी या फिर ताऊ ताई, ठीक है। एट द एंड पंडित जो है पूरे जो कराता है उस सोसाइटी का, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है काम करने के लिए, वो अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेस भी अदा करता है। इतना क्लियर हुआ? तो दिस इज सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर। हर एक सिंबल से रिलेटेड एसोसिएटेड एक मीनिंग है और यही कल्चर है, और ये कल्चर चला आ रहा है। कई फॉर्म में ये आपको विजिबल होगा, कई फॉर्म में ये आपको विजिबल भी नहीं होगा, दिखाया जाएगा आगे, ठीक है। कोई भी चीज किसी समाज में हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एवं ही हो रही है, उसका एक मीनिंग दे रखा है और उस मीनिंग ने समाज का सोशल स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड करके रखा है, तभी तो समाज चलता है। समाज रन करता है कल्चर्स के प्रति डिवोशन के जरिए। जो सोसाइटी के लोग हैं वो अपना डिवोशन दिखाते हैं अपने सोसाइटी के कल्चर के प्रति, और धीरे धीरे करके इस तरीके से समाज इंटीग्रेटेड रहता है और सोशल आइडेंटिटी इंटीग्रेटेड रहती है, सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। क्लियर हुआ? चलिए अब जैसे सिंदूर की बात करता हूं, ठीक है। सिंदूर लाल रंग का है, ठीक है, ब्लड भी लाल रंग का है, ठीक है। अब केवल सिंदूर लगा देने मात्र से ही कोई इंसान आपकी वाइफ, एक पहले फ्रेंड है या फिर गर्ल है, तो वो आपकी वाइफ कैसे बन जा रही है, ठीक है। ये एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ये एक सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है कल्चर का, जिसको सोशली एक्सेप्ट किया है उस सोसाइटी के मेंबर्स ने, ठीक है। और उस प्रोसेस के होने के बाद ही वो सोसाइटी आपको एज अ मैरिड कपल मानेगी, ठीक है। तभी आपको परमिशन मिलेगी सोसाइटी को आगे बढ़ाने की, सोसाइटी के मेंबर्स देने की। बात समझ में आ रही है? चलिए, सिंदूर लाल रंग का है, ब्लड भी लाल रंग का है, तो बाय गिविंग सिंदूर हस्बैंड गिव्स वाइटल्स ऑफ हिज लाइफ। तो ये हस्बैंड गिव्स वाइटल ऑफ हिज लाइफ क्या है? दिस इज द सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ कल्चर। हस्बैंड अपनी जिंदगी की वाइटल्स दे देता है अपनी वाइफ को। सिंदूर एग्जिस्टेंस इन वाइफ की बॉडी, वाइफ के माथे में जो सिंदूर है इज अटैच्ड विद द लाइफ ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। जब तक हस्बैंड है, हस्बैंड की जिंदगी है, वाइफ के माथे पे सिंदूर होगा। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है उस कल्चर का, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब कई जो हिंदू फैमिलीज में जो नई मॉडर्न लेडीज आ रही हैं, ठीक है, वो सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो सोसाइटी के मेंबर्स काफी नाराज होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये आपके कल्चर के साथ छेड़खानी है, ठीक है। देखो ध्यान रखो, अगर आपने कल्चर को छेड़ा, ठीक है, तो एट द एंड सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर गड़बड़ करेगा, जिससे सोसाइटी अपनी आइडेंटिटी लॉस कर सकती है, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी डज नॉट वांट दिस। और ये सब क्यों हो रहा है? इट इज हैपनिंग ड्यू टू सोशल चेंज। जो डिफ्यूजनिज्म का कॉन्सेप्ट है, इवोल्यूशनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यूटिलिटी और फंक्शन ऑफ अ कल्चर इज बीइंग लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, जिससे सोसाइटी चेंज कर रही है। और सोसाइटी चेंज क्यों करती है? ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ चेंज।
दैट इज कमिंग और पेनिट्रेटिंग विद इन द सोसाइटी, और सोसाइटी कभी नहीं चाहेगी कि इस तरह की चीजें हों, ठीक है। तभी तो आज जो है गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स लाती है, वो लाती है, काफी सारे मेजर्स लाती है, तो वो ग्राउंड पे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि कई सारी चीजें हमारी सोसाइटी में ऐसा कल्चर इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो हमको ये सब समझने के लिए एक आईना चाहिए, ठीक है। अब समाज में इतने सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये आईना ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं सरकार को अप्लाइड और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी के रूप में, कि वो ये बताते हैं गवर्नमेंट को, भाई ये एक सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है कल्चर का, इसके साथ छेड़खानी मत करिए, ये एक कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है कल्चर का, इसके साथ छेड़खानी मत करिए। अगर आपको कुछ करना है किसी पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप के लिए, तो आप अगर अपना डेवलपमेंट स्कीम्स को उस ट्राइबल के नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएट करके लगाएंगे, तब वो सक्सेसफुल होगा ग्राउंड पे, ना कि आप डायरेक्टली डाल दें, ठीक है। इससे तो रिवॉल्ट हो जाएगा, वो सब बाद में समझाऊंगा। इतना समझना कि हर एक कल्चर सोसाइटी में, ठीक है, वेल इंटीग्रेटेड है, ठीक है। उस सोसाइटी के मेंबर्स के साथ मॉरली, कोग्निटिवली और इमोशनली, ठीक है, उसको हर्ट मत करना, ये समझाने की कोशिश है। और सोसाइटी का हर वो सिंबल जिससे कुछ कल्चर निकलता है, उसका अपना एक सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक मीनिंग है, जिसको समझना जरूरी है। अब जैसे मैं और भी काफी चीजें खोलूंगा, जैसे सिंदूर रेड और ब्लड रेड, ये हमने समझ लिया। अब जितने भी आपने देखा होगा कि पूजा पाठ होती है हिंदू सोसाइटी में, देखो ये हिंदू हिंदू क्यों चल रहा है, अब इससे ये मत समझना कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं हम भी इथनोसेंट्रिक हैं, ठीक है। इथनोसेंट्रिज्म इसमें नहीं है जना, ठीक है, क्योंकि जैसे एनके बोस हो गए, ठीक है, इन्होंने जब अपनी डिबेट खोली थी, इन्होंने जब अपना पढ़ाया था, तो हिंदू लाइफ ऑफ हिंदू और ट्राइबल एब्जॉर्प्शन ऑफ के बारे में इनका क्वेश्चन था, हिंदू वे ऑफ लाइफ और ट्राइबल वे, ठीक है। तो काफी सारी चीजें एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दी है, ठीक है, हिंदू सोसाइटी से, क्योंकि हिंदू एक डोमिनेंट सोसाइटी रही है इंडिया में, तो इसीलिए ज्यादा कल्चर्स केस स्टडीज जो है इस पे डोमिनेट रही हैं, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में हिंदुइज्म से डोमिनेटेड रही है, ठीक है, क्योंकि मेजर जो चंक ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो वहीं से आ रहा है यार, ठीक है। कोई भी एक इस्लामिक ग्रुप से या फिर क्रिश्चियन ग्रुप से, एटलीस्ट इन इंडिया में बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी नहीं मिला है जो उनकी केस स्टडीज को उजागर कर सके। मैं और भी खोलूंगा, मैंने काफी इसमें से निकाली हैं, इस्लामिक केस स्टडीज निकाली हैं, मैंने क्रिश्चियनिटी केस स्टडीज निकाली हैं, ठीक है। हमको आंसर को बैलेंस रखना, ये नहीं दिखाना कि हिंदू 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 भर दिया, बट अभी वो चीज ना देखते हुए आप उन सिंबल्स को देखिए। एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और हम उन सिंबल्स को पढ़ रहे हैं, उन सिंबल से एसोसिएटेड मीनिंग को देख रहे हैं। अब देखो, मैंगो लीफ का एक रिचुअल है, कोई भी हिंदू वे में पूजा पाठ होती है तो मैंगो लीफ का इस्तेमाल होता है। वाई? क्योंकि मैंगो की जो पत्ती है वो एवरग्रीन है, ठीक है, मैंगो की पत्ती एवरग्रीन है, और मैंगो लीफ का मैरिज सेरेमनी में यूज ये दिखाता है कि दिस शोज दैट फ्यूचर लाइफ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड रिमेन एवरग्रीन विद लव, जॉय, मनी एंड हैप्पीनेस। इतना क्लियर हुआ कि लव रहे, जॉय रहे, मनी रहे, हैप्पीनेस रहे, क्योंकि वो एवरग्रीन है तो ये जिंदगी भी एवरग्रीन है। तो उस आम के पत्ते ने ये सिंबलाइज कर दिया। अब उस आम के पत्ते को देखकर क्या एक लेमैन बंदा ये सोच पाएगा कि इसका ये मीनिंग हो सकता है इस सेरेमनी में? नहीं। तो ये किसका काम है? ये काम है एल्डर्स का, जो सोसाइटी के मेंबर्स को बताते हैं कि ये मीनिंग है, ठीक है। और ये मीनिंग जो है डाउन द एजेस चला आता है, इस चक्कर में ये कल्चर्स इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है। और ये इंसान के अनकॉन्शियस स्टेज माइंड में, जो मैं स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि किस तरीके से सिंबॉलिज्म से स्ट्रक्चरलिज्म एसोसिएटेड है। तो जो इंसान है, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके अनकॉन्शियस माइंड में ये एंटर कर जाते हैं, और इंसान जो है वो क्वेश्चन नहीं करता, ही लॉस्ट हिज एबिलिटी टू क्वेश्चन ऑन ऑल दीज कल्चर्स। और देखो, जब समाज में लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो कल्चर्स का मीनिंग और उनका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाता है, ठीक है। और सोसाइटी कभी नहीं चाहती है, सोसाइटी बस ये चाहती है कि उसका स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड रहे, उसकी सोशल आइडेंटिटी रीइंफोर्स रहे। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब विदाई भी एक सिंबल है, ठीक है, एक सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है विदाई का अपना एक सिग्निफिकेंस है। देखो, सिंबल आपको दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा। विदाई जो है एक इवेंट है, इसमें कोई सिंबल नहीं है, मतलब इसमें कोई आपको ये नहीं दिखेगा कि कुछ जैसे बोला ना, लॉर्ड शिवा की मूर्ति है, उनके डिफरेंट फेजेस हैं, ठीक है, डिफरेंट पोस्चर्स हैं, तो वो कुछ ना कुछ सिग्निफाई करेंगे। पर विदाई एक इवेंट है, तो इवेंट भी एक सिंबल बन सकता है, और उसका अपना एक सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव हो सकता है कल्चर का, जो एक मीनिंग कन्वे करेगा। तो उस विदाई में एसोसिएटेड जो कल्चर्स हैं, ठीक है, वो सिंबल बनेंगे आगे जाके। विदाई एज अ होल भी एक सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है, और उसमें एसोसिएटेड सारे कल्चर्स भी अपना अपना मीनिंग अदा करेंगे। जैसे क्या क्या है, जो दुल्हन है उसकी साड़ी से क्या बांधा जाता है? हल्दी के राइस बांधे जाते हैं, ठीक है, कॉइन बांधा जाता है, एक ग्रीन ग्रास बांधी जाती है, जो ड्राइड ग्रीन ग्रास होती है,
ठीक है। तो ये सब क्या सिग्निफाई करता है? अब हल्दी का राइस का क्या मतलब है कि जो जोड़ा है हस्बैंड वाइफ का, दे नेवर फेल्ट शॉर्ट ऑफ ग्रेन्स इन लाइफ, अपनी जिंदगी में कभी खाने की उन्हें कमी ना पड़े। कॉइन से क्या सिग्निफिकेंट करता है कि दे नेवर शॉर्ट ऑफ वेल्थ इन लाइफ, ठीक है। हल्दी राइस से एक और चीज है कि वो हमेशा हेल्दी जिंदगी जिए, ठीक है। हल्दी मतलब हेल्थ है और राइस का मतलब है फूड ग्रेन, ठीक है। तो हेल्थ और फूड ग्रेन वो एसोसिएटेड रहे, मतलब लाइफ में इंटैक्ट रहे उन जोड़े के, हस्बैंड और वाइफ के। कॉइन से क्या, कभी वेल्थ की कमी ना है। हल्दी राइस से बताया, बताओ हेल्थ और फूड ग्रेन की कमी ना हो, हेल्थ प्रॉपर रहे। ग्रीन ग्रास से क्या एसोसिएशन है, सोचो। ग्रीन ग्रास जो होती है ना, जो ड्राइड वाली, याद रखना कि आपने देखा होगा जो मैदान होते हैं उसमें ग्रास उगती है, वो जो ग्रास होती है जब गर्मी आती है खूब तो वो ड्राई अप हो जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश पड़ती है वो दोबारा से जी उठती है और वो हरी भरी हो जाती है। तो ये ग्रास जो है ना, ये सिग्निफाई करता है कि दिस शोज दैट इन एडवर्सिटी ऑल्सो ड्राइड योर लाइफ शुड बी कैरिड ऑन, बुरी से बुरी मुसीबत में भी आपकी जिंदगी चलती रहनी चाहिए, ये ग्रीन ग्रास दिखा देता है। तो ग्रीन ग्रास एक सिंबल है जिसका मीनिंग ये है, कॉइन एक सिंबल है जिसका मीनिंग ये है, हल्दी राइस एक सिंबल है जिसका मीनिंग ये है, मैंगो की पत्ती एक सिंबल है जिसका मीनिंग ये है, सिंदूर एक सिंबल है जिसका मीनिंग ये है, लॉर्ड गणेश एक सिंबल है जिसका मीनिंग ये है, कन्यादान एक सिंबल है उसका मीनिंग कुछ है, ठीक है। फेरे एक सिंबल है जिसका मीनिंग कुछ है, फायर कुंड हवन कुंड एक सिंबल है जिसका मीनिंग कुछ है। और इसको समझाने वाले कौन है? समाज के बड़े बुजुर्ग। इतना समझ में आया? चलिए, every sort of ritual is attached with some sort of meaning and is symbolic, all views on culture are complementary। अब देखो, we cannot comment it right or wrong, हम लोग कमेंट नहीं करेंगे इसको कि कौन सा सही है, क्या चीज सही है, कौन सा गलत है। we have to respect them, being a member of society it's his moral responsibility to respect the culture, ठीक है। ये चीज हमको समझनी पड़ेगी, और अगर आप उस सोसाइटी के नहीं है, उस सोसाइटी के बाहर हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू रिस्पेक्ट द कल्चर द पर्सन्स आर फॉलोइंग, एंड जिस सोसाइटी में वो कल्चर फॉलो करा जा रहा है, ठीक है, उसको भी सामने वाली सोसाइटी के जो कल्चर है उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यही एंथ्रोपोलॉजी है और यही कल्चरल रिलेटिविज्म है फ्रांस बोस का। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो हमने सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में एंट्री करी है, डिबेट ऑन कल्चर खोली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। सिंबोलिज्म, symbolic anthropology aims to study deeper meaning which a symbol is believed to convey। symbolic anthropology क्या है? वो deeper meaning की तरफ एसोसिएटेड है, कोई एक पर्टिकुलर सिंबल, जैसे ये एक स्टेपलर है, ठीक है। अब इस स्टेपलर ये एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, हो सकता है इसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग हो, ठीक है। अभी तो कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। हो सकता है आगे जाके सोसाइटी इसको कोई मीनिंग दे दे, तो ये एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट हो जाए सोसाइटी के लिए, ठीक है, कि उसकी एग्जिस्टेंस सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम, ठीक है। तो सिंबॉलिक मीनिंग क्या करता है, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है? इट एम्स टू स्टडी डीपर मीनिंग विच अ सिंबल इज ट्राइंग टू कन्वे, इज बिलीविंग टू कन्वे डाउन द एजेस अक्रॉस द स्पेस, ठीक है, विद इन अ सोसाइटी टू मेंटेन एंड कीप इंटीग्रेटेड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और दिस इज पास्ड ऑन वाया जनरेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और कौन सी जनरेशन? जो हायर जनरेशन है ना, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये मीनिंग कन्वे करवाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो सिंबॉलिज्म का स्कूल है, मैंने अभी तक आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताया, उनके स्कूल बताए, पर आपने ध्यान दिया होगा मैंने सिंबॉलिक स्कूल में किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम नहीं दिया था। तो मैं अभी 3 नाम खोलूंगा, इसको आपको रटना है, घंटास्थ कर लीजिए। सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी क्वेश्चन आ रहा है या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो इनके नाम डालना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एक है डेविड शिडनर, दूसरे विक्टर टर्नर, विक्टर टर्नर बहुत फेमस नाम है। फिर तीसरे ग्लिफोर्ड गिट्स, ये भी अच्छा नाम है। गिट्स का भी इस क्वेश्चन बने हैं, स्पेसिफिक गिट्स हो गए। टर्नर का क्वेश्चन है, डेविड शिडनर क्वेश्चन है। देखो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक एंथ्रो गुरु के नाम से एक सीरीज खोलने जा रहा हूं, ठीक है। जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट 2 तरह के रहे हैं, एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं और एक रहे हैं कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट? ग्लोबल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो हम एक सीरीज खोलेंगे, उस सीरीज में क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी पेपर 2 में जब खोला था उसमें मैंने आपको समझाया कुछ ट्राइबल्स, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में कुछ समझाया, मतलब 10% भी नहीं बताया, ठीक है। उस सीरीज को मैं खोलूंगा, ठीक है, और पूरी तरीके से करीब 50-60 एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएंगे, उसमें तैयार करेंगे। उसमें क्या करूंगा मैं, आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम, नाम, किताब, ठीक है, और उनका स्कूल ऑफ थॉट, किस प्रोसेस में उन्होंने फील्ड वर्क किया और किस चीज से वो इतना इंपैक्ट रहे और किसको आगे जाके उन्होंने अपनी नॉलेज प्रदान करी, जिसने क्या इन्वेंशन किया, ये सब हम इसमें डालेंगे और उसको हम लिंक कर देंगे पूरी तरीके से कि कौन सा एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसके साथ एसोसिएटेड है और किस स्कूल को फॉलो कर रहा है, फिर उसके वर्क में उसका क्या इंपैक्ट है,
ये सब समझ में आएगा। ठीक है, टोटल मिला के 115 किताबें हैं जो हमको याद करनी चाहिए एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में, मतलब आंसर राइटिंग के रूप में। मतलब 115 तो बहुत बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आपको 50 भी याद होगी तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्म में लिखा हुआ है सब। ठीक है, उसका मैं लेक्चर लूंगा अलग से, जिसमें मैं आपको याद कराऊंगा कि कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कौन सी किताब लिखी है। ठीक है, उससे आपको वो सब याद हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहां पे फील्ड वर्क किया है, उससे आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये काम क्यों जरूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग में ये सब कोट करना बहुत जरूरी है। जब आंसर्स चेक होते हैं तो सामने वाला खुश होता है कि भाई इसको एंथ्रोपोलॉजी की इतनी नॉलेज है, ही लव्स हिज सब्जेक्ट। तो वो सामने वाला भी चाहेगा कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसका, एक बंदा जिसको ऑप्शनल में इतनी ज्यादा पकड़ है, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट से इतना ज्यादा प्यार है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में उतरे। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि जो देखो एंथ्रोपोलॉजी जो है ना, उससे जुड़ा हुआ हर एक आदमी एक इंसान के प्रति एक अलग तरीके का प्रेम रखता है। ठीक है, इंसान के प्रति अलग तरीके का प्रेम रखता है। ठीक है, अगर आपका एंथ्रोपोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है और सामने वाले ने पकड़ लिया, ठीक है, वो आपको नंबर देगा, एंड तक नंबर देगा और आपको वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये एक हिडन चीज है जो अभी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी की जब आप रीडिंग लेंगे ना, तब आपको यह पता चलेगा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक लड़ाई है जो वो लड़ रहा है अपने वर्क के जरिए। ठीक है, किसके लिए? जो डाउन ट्रोडन समाज में, ट्राइबल्स हो गए, कास्ट सिस्टम हो गया, ये सब चीजें हैं ना, ये समाज में ऐसी इंटैक्ट क्यों है आज? ठीक है, और सोशल चेंज किस तरीके से है, समाज में कौन सी पॉलिसीज किस समाज को किस तरीके से उठा सकती है, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बेटर कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता। इसलिए लड़ाई है सारी एक्शन और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की, वो आगे बताएंगे। ठीक है, तो वो चाहेगा कि आप आगे बढ़ें इस प्रोसेस में। ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे अगर आपने सामने वाले को ये दिखा दिया दैट यू हैव एन एंथ्रोपोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड। इसीलिए ये सब सामग्री है, ठीक है, जो करना जरूरी है। वैसे टाइम नहीं लगता ज्यादा, 1 या 2 दिन के अंदर आप ये जो रॉ मटेरियल है आंसर में डालने वाला याद कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप एक कॉपी बनाइए अलग से, उस कॉपी में आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बता रहा हूं आपको, आप एक कॉपी बनाइए, उसमें आप ये डाल सकते हैं कि सबसे पहले आप कॉलम बनाइए बुक्स का। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, पूरा अच्छे से लेक्चर होगा। 100-150 बुक्स हैं, 115 बुक्स हैं, उसमें आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम, उसकी किताब याद करने का बेसिक तरीके हैं, बहुत आराम से याद हो जाता है कि ठीक है, आपको पता है कि इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कल्चर में ज्यादा काम किया, तो कल्चर में ज्यादा किताबें इसकी होंगी। ठीक है, तो रट लीजिए, प्रॉपर रट लीजिए, 2 दिन देकर आराम से। ठीक है, ये हो गया तैयार। फिर आप डालिए कि केस स्टडी का नाम और एंथ्रोपोलॉजी जुड़ा होगा। देखिए, केस स्टडी इस लेवल पर तैयार करना है कि मैंने आपको केस स्टडी बोला, कॉक फाइट बोला जैसी, तो कॉक फाइट जैसी बोला तो आपको आपके दिमाग में पूरी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए कि ये कॉक फाइट केस स्टडी क्या कन्वे करती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, तो आपको वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने वर्ड्स में 4 लाइनों में 5 लाइनों में से खत्म कर सकते हो, ये टेंडेंसी डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप केस स्टडी का नाम और उससे एसोसिएटेड जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट या स्कूल है वो डालिए। इसमें आपके पास 100 केस स्टडीज होंगी, वो आपको एक जगह लिखी जाएंगी, तो आपको रिवाइज करना बहुत आसान होगा। जब भी आप किसी केस स्टडी में वीक पढ़ेंगे, ठीक है, आप वापस जाइए, रिवाइज करिए, फिर अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, ये हो गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कौन एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, अब मैं बताता हूं आपको। जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मैंने ये भी बताया कि किसने बीए किया है, किसने एमए किया है, कौन स्पेशलाइज हुआ है आगे जाके। अब इसकी क्या जरूरत है भाई? इसकी जरूरत है क्योंकि सामने वाला ये चाहता है। अगर आप आपकी कॉपी सोचो लखनऊ में जो लखनऊ स्कूल है एंथ्रोपोलॉजी का, वहां चले गए और आपने डीएन मजुमदार के बारे में अच्छे से बताया, क्योंकि डीएन मजुमदार लखनऊ स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के भगवान है। ठीक है, तो सामने वाला फैन होगा उनका। ठीक है, क्योंकि लेक्चर जो चलते हैं ना लखनऊ में, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी के, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली जो डीएन मजुमदार जो डिजाइन करके गए हैं, जो स्कूल में एचओडी थे, वो उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था 1951-54 के बीच में। ठीक है, तो उनके बारे में ज्यादा बात होती है वहां पे। अगर आपके आंसर्स डीएन मजुमदार की बात को बहुत बोल्डली समझाते हैं, तो एक ना एक इंपैक्ट छोड़ जाता है। कलकत्ता स्कूल में आपके आंसर्स चेक हो रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी के, ठीक है, तब वहां पे आप एनके बोस वगैरह की बात अच्छे से समझा दिए। मैं बता रहा हूं ना, कुछ 2-4 एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनको पकड़ना बहुत जरूरी है एंथ्रोपोलॉजी में, जैसे एनके बोस हो गए, इनकी पहचान है पूरे स्कूल में, माना जाता है, भगवान माने जाते हैं। डीएन मजुमदार हो गए, केपी चट्टोपाध्याय हो गए। ठीक है, हमको इनका नाम यूज करना है ताकि हम एक इंप्रेशन छोड़ें सामने वाले पे, दैट वी आर यू। ठीक है, हम आपका माइंड शेयर करते हैं। ठीक है, फिर सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको नंबर देके वो वहां तक पहुंचाए जहां पर आप एम कर रहे हैं। ठीक है, भले आपके आंसर्स आगे जाके खोखले से दिखें, पर वो होने नहीं देंगे, खोखले तो होने ही नहीं देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो आप ऐसा कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इंट्रो डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं कि छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दे दिए हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। बेसिकली 4-5 पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, और कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। डीएन मजुमदार मैंने पढ़ाया, तो भाई मैंने 20-25 मिनट का लेक्चर दिया ना, डीएन मजुमदार पूरा खोला उनकी जिंदगी के बारे में। ठीक है, फिर आप एक ऐसा बना सकते हैं अलग मॉड्यूल में
फील्ड वर्क और किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहाँ फील्ड वर्क करी है, बस रट लीजिए। क्या किया है ये आपको पता होना चाहिए, ये इंटीग्रेटेड नोट्स होना चाहिए, बस ये आपका फीडर मटेरियल बनेगा कि आप रट पाएं, आपके दिमाग मेमोरी में चीजें याद रहें कि कौन सी चीज कहाँ है। तो फील्ड वर्क किसने की है, बस ये डालिए, ठीक है, वहां याद करिए। स्कूल ऑफ थॉट तो मैं याद करा ही चुका हूं और करा ही रहा हूं, कौन सा बंदा कौन से स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ठीक है, वो आप बना लीजिए एक जगह पे और फिर उसको रट लीजिए, ठीक है, डेली रटिए। कोशिश करिए कि मतलब कि जब भी आपको रिवाइज करना 2 घंटे में सारे डायग्राम बना के रट लिए, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप और आगे बढ़ाता हूं मैं आपको, लॉज और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ट्राइबल्स पे जो मेजर जजमेंट्स आए, 6 जजमेंट है टोटल ट्राइबल्स पे जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए उन्हें। एक एक लाइन है उनकी जजमेंट्स रिलेटेड, तो एक पेज में 6 लाइनें रटनी है, तो उन्हीं जजमेंट्स का इस्तेमाल करना है। ट्राइबल वेलफेयर जो 6.1 से 9.3 तक याद करेंगे, समझ में आ रहा है ना। फेमस स्टेटमेंट्स, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत फेमस स्टेटमेंट दे गए हैं, 25 स्टेटमेंट्स हैं टोटल मिला के, ठीक है, 25 स्टेटमेंट हैं जो फेमस स्टेटमेंट्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिए हैं। अब हर एक स्टेटमेंट कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन में पूछी गई है, तो उस स्टेटमेंट के सारे डायमेंशन अपने दिमाग में रखिए कि अगर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बन गया है तो हमें इस वे में आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने कल एक स्टेटमेंट खोली थी, कल खोली थी शायद, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं खोली शायद, आज खोलूंगा मैं, शायद पोस्ट मॉडर्निज्म में खोलूंगा। एंथ्रो डिस्कवरीज में किसने कौन सी डिस्कवरी करी है, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स बनाया, किसने सेक्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, किसने वेस्टर्नाइजेशन दिया है, किसने संस्कृताइजेशन है, ये एक पेपर में लाइन खींच के बना लीजिए, किसने क्या दिया है वो रटना है, ठीक है। ट्राइबल्स का डाटा, अब ट्राइबल्स का डाटा ज्यादा तो नहीं है, 50-55 पॉइंट्स बनते हैं कि कौन से एरिया में कौन से ट्राइबल्स रह रहे हैं, क्या सेक्स रेशियो है, क्या इनका किस टाइप का कल्चर ये फॉलो कर रहे हैं, छोटा मोटा जो स्टेट्स होते हैं, किस तरह का उनका डेवलपमेंट है, किस तरह की इनकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, ये एंथ्रोपोमेट्री, थोड़ा बहुत डाटा वो हम याद कर सकते हैं, जो हमारे लिए फीडर मटेरियल बनेगा। तो ये एक छोटी सी किताब बनेगी, लगभग एक डायरी के फॉर्म में आप बना लीजिए, 100-150 पेज की, और ये जो है ये किताब बनेगी आपकी फीडर मटेरियल आंसर राइटिंग में, ठीक है। इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि आपका आंसर जो है स्टार्ट होगा इसी फीडर के साथ, समझ ना। इसका इस्तेमाल करके आप आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए धीरे धीरे करके डेवलप करेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंबोलिज्म में 3 बंदे हो गए, कौन कौन है, डेविड शिडनर, विक्टर टर्नर और क्लिफोर्ड ग्रीट्स, ठीक है। अब हम शिडनर में घुसते हैं, डेविड शिडनर में, ठीक है, खोल लीजिएगा सामने, बिल्कुल उसी ऑर्डर में चल रहा हूं। आपके नोट्स जो है पेड ग्रुप हमारा जो चल रहा है उसमें अवेलेबल है सारे नोट्स। अकॉर्डिंग टू शिडनर, अ कल्चरल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, जैसे पता है हमें। ही डिफाइंड सिंबल्स एज समथिंग विच स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, ठीक है। सिंबल हो सकता है कि एक पत्थर हो, ठीक है, अगर समाज ने उसको कुछ मान्यता के साथ एसोसिएटेड कर दिया तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो है कुछ पर कन्वे कुछ करता है, यही तो सिंबॉलिक मीनिंग है पर्सपेक्टिव का, पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर का, ठीक है। किसी भी आइटम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी इवेंट का एक्चुअल फॉर्म में एग्जिस्टेंस और उसका मीनिंग के बीच में कोई अलाइनमेंट नहीं है, पर उस अलाइनमेंट को बनाने के लिए समाज के लोग खड़े हैं और समाज के लोग उस मीनिंग को डाउन द एजेस और अक्रॉस द टाइम विद इन द सोसाइटी प्रमोट करते हैं, ताकि क्या होता है उससे सोशल स्ट्रक्चर इंटीग्रेट रहे, लोग उस चीज को मानते हैं, बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी दे बिलीव इट, ठीक है। अगर शादी में ये सब चीजें ना हो तो समाज के लोग वो शादी मानते ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए सब फॉलो हो रहा है और ये माइंड के अनकॉन्शियस स्टेट में ये फॉलो हो रहा है, जिसमें बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी दे हैव लॉस्ट द टेंडेंसी टू क्वेश्चन इट, और क्वेश्चन करना भी नहीं चाहिए बीइंग अ एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ऐसा कल्चर क्यों है, उसके एग्जिस्टेंस पे नहीं, उसके रेलिवेंस पे, यही तो एंथ्रोपोलॉजी का चश्मा है, ठीक है। तो इतना था। अब अकॉर्डिंग टू शिडनर, अ कल्चरल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स का सिस्टम है। ही डिफाइंड सिंबल्स एज समथिंग विच स्टैंड फॉर समथिंग एल्स, समझ में आ गया। जैसे कि स्टोन स्टैच्यू है टेंपल में, वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है, और समथिंग एल्स या फिर किसी और चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वेयर देयर इज नो एपरेंट रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड व्हाट इट सिंबलाइजेस, कोई एपरेंट रिलेशनशिप नहीं होती। और ये एपरेंट रिलेशनशिप बनाता कौन है, समाज के लोग, समाज के लिए, समाज के सोशल स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करने के लिए, और उन सिंबॉलिक मीनिंग से एसोसिएटेड कल्चर्स को फॉलो ना करना समाज के लिए खतरा है, ठीक है। ये समझाया इन्होंने, शिडनर लोगों ने। आगे बढ़े तो एक नीचे डायग्राम है कि एक सिंबल एक मीनिंग कन्वे कर रहा है और कोई एपरेंट रिलेशनशिप नहीं होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप कुछ नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने सिंदूर का कॉन्सेप्ट बताया हिंदू मैरिज में, उसका मीनिंग है सिंदूर लाल रंग का है, ब्लड भी लाल रंग का है, लाल रंग का है। बाय गिविंग सिंदूर टू द ब्राइड, ब्राइड को सिंदूर देने से जो ग्रूम है अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट वाइटल्स दे देता है, और ठीक है। द प्लेस वेयर सिंदूर इज प्लेस्ड ऑल्सो सिंबलाइज समथिंग दैट शी इज कैरिंग द लाइफ ऑफ समवन,
अब सिंदूर जो है अपने मांग में पहना जाता है ना, ठीक है, लड़कियां जो हैं, जो औरतें हैं, वो अपने मांग में सिंदूर पहनती हैं। वाई? बिकॉज इट सिंबलाइजेस द मीनिंग दैट शी इज कैरिंग द लाइफ ऑफ अ हस्बैंड, ठीक है, अपने हस्बैंड की जिंदगी वो कैरी कर रही हैं, तो वो सिंदूर उस प्लेस में जहां पे वो है वो सिग्निफाई करता है, वो सिंबलाइज करता है। इसको समझने की जरूरत है हमें। क्लियर हुआ? इसमें कोई एपरेंट रिलेशनशिप नहीं है, अभी भी बोल रहा हूं, बस इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है एसोसिएटेड, जो सोसाइटी ने कन्वे किया है, ठीक है। आगे बढ़िए। द इंटरप्रिटेशन और मीनिंग ऑफ एनी सिंबल इज डिवाइस्ड बाय द सोसाइटी इटसेल्फ एंड बीइंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी वन नीड्स टू ओबे दिस, ठीक है। अगर आप सोसाइटी के मेंबर हैं तो आपको ओबे करना पड़ेगा, ठीक है, और करते हैं लोग। Hence, the meaning of a symbol is universalized and accepted by all in the society without any doubt. बिना क्वेश्चन, बिना डाउट के ये सोशली एक्सेप्टेड है और इंडिविजुअल लेवल पे भी इसे एक्सेप्ट करते हैं। एंड फॉलोज देम विथ प्राइड। अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या इन कल्चर्स का यूटिलिटी है? बहुत कम, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए हो, वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है, लेकिन सोसाइटी लेवल पे इसका इंपॉर्टेंस है। तो वही तो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन, इसीलिए पढ़ाया था। तो सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव से खींच के निकालते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन। क्लियर हुआ? दिस हेल्प्स टू रीइंफोर्स द सोशल आइडेंटिटी ऑफ सोसाइटी, और इसी से सोसाइटी की सोशल आइडेंटिटी बनती है। अब ये सब किसने समझाया? ये सब समझाया था शीडनर ने। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी बता रहा हूं, ना डेविड शीडनर पे आएगा, ठीक है। विक्टर टर्नर पे क्वेश्चन आता है कॉक फाइट वाला, वो मैं बताऊंगा, और गीट्स पे भी थोड़ा बहुत वो घुमाते हैं, बट वो किसी ना किसी दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ जोड़ देते हैं या फिर वो सिंबोलिज्म लगा देते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। अब गीट्स में घुसते हैं। गीट्स का अपनी एक व्यू है, वो समझने की कोशिश करते हैं। गीट्स ने क्या बोला? गीट्स समझ में आया ना? कौन है गीट्स? क्लिफोर्ड गीट्स। कल्चर इज अ हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न ऑफ मीनिंग एम्बेडेड इन सिंबल। क्या है? कल्चर इज अ हिस्टोरिकली, मतलब पहले से चला आ रहा है, हिस्ट्री से चला आ रहा है, एक ट्रांसमिटेड है, पैटर्न ऑफ मीनिंग है, ठीक है, मीनिंग है एम्बेडेड इन सिंबल, एक सिंबल में। अब कोई एक सिंबल है, डाउन द एजेस चला आ रहा है, उससे एसोसिएटेड एक मीनिंग है, वो भी साथ साथ कैरी करे चला आ रहा है, तो ये हिस्टोरिकल है, गीट्स का व्यू, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे? बोलो बोलो। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म ऑफ फ्रांस बोस, ठीक है। सिंबोलिज्म जो है एप्लीकेशन है हमारे थॉट का, जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ इनहेरिटेड कंसेप्शन एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिक फॉर्म by which man develops their knowledge attitude towards life। देखिए, उस सिंबॉलिक मीनिंग जो कल्चर है, उससे उस इंसान के मन में एक कंसेप्शन बनता है। एक सिंदूर मात्र से ही एक लड़की जो आपकी दोस्त है या फिर अननोन है, आपकी वाइफ बन जाती है, और इससे आपका जो एटीट्यूड है उस सिंदूर लगाने से पहले और सिंदूर लगाने के बाद बिल्कुल बदल जाता है। एक तरीके से बिल्कुल बदल गया ना। अब उस बदले हुए एटीट्यूड को क्वेश्चन अगर मैं करूं तो वैसा क्यों है? अगर इसी पूरे सिस्टम को मैं समाज से दूर लेके जाऊं तो क्या समाज के लिए हस्बैंड वाइफ हैं? अभी तो नहीं, लेकिन समाज में अगर वो लड़का सिंदूर पहनाता है एक लड़की को, ठीक है, तो वो सोसाइटी उसको सोशली एक्सेप्ट करती है, और ये एक सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है कल्चर का, जिससे इन दोनों में आपस में एटीट्यूड बन जाता है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। क्लियर हुआ? और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती है और उनको ड्यूटी देती है कि सोसाइटी को कंटिन्यूएशन में वो अपना योगदान करें। किस तरह में? अपने बच्चों के जरिए और उनके सोशलाइजेशन के जरिए। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी हेल्प्स टू रीइंफोर्स द सिंबॉलिक मीनिंग। क्लियर है? अब हिंदू मैरिज की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंदू मैरिज में द वेडिंग फंक्शन बिगिंस विद द वर्शिप ऑफ लॉर्ड गणेशा, बता चुके हैं। ये एक सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है, सिंबल है, मीनिंग है। Lord Ganesha is associated or symbolized with the meaning of sacred ceremony of wedding. This type of culture have carried on historically, which in itself is reinforcing social identity of Hindu way of life and society. कोई दिक्कत नहीं आता। देखो, एक हिस्टोरिकल ट्रांसमिशन पैटर्न ऑफ मीनिंग है सिंबल का, और ये एक कल्चर का, ये एक सिंबल में एम्बेडेड है, और इसको एक्सप्लेन कौन करता है? एक्सप्लेन एंड प्रोपोगेटेड बाय एल्डर्स। ये लाइन बार बार डालनी है। सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव में 2 या 3 लाइन है, उसको घुमा घुमा के डालना है, और 3-4 इनका नाम दे दो, गीट्स वगैरह का, उन्होंने क्या क्या काम किया है, बस सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव वहीं खत्म हो जाता है। 200-250 वर्ड में क्या ही होगा उससे ज्यादा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुभ कार्य का शुभारंभ इस लॉर्ड गणेशा। तो शुभ कार्य का शुभारंभ, ठीक है, ये एक कल्चर है लॉर्ड गणेशा के रूप में, और इसको बताया किसने? समाज के बड़े लोगों ने। इसीलिए कोई भी शुभ काम हो, इसलिए लॉर्ड गणेशा की पूजा की जाती है विदाउट बीइंग क्वेश्चनिंग इट।
ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे समाज में, तो समाज में एक सेकंड थॉट डेवलप होगा कि हमारा काम सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। ये थॉट डेवलप होगा ना जो कर रहे हैं। अब लॉर्ड गणेशा को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई है समाज के लोगों के द्वारा कि वो किसी भी काम को संपन्न करवाएं सक्सेसफुली, ठीक है, जिसको मानते हैं सब लोग, समाज के लोग। अगर लॉर्ड गणेशा उस काम को संपन्न कराने की जिम्मेदारी रखते हैं तो उनकी पूजा करनी बहुत जरूरी है। इफ अगर हम इसको छोड़ते हैं या फिर इसको नहीं मानते हैं, इस कल्चर को नहीं मानते हैं, हमने मैरिज करी और लॉर्ड गणेशा की पूजा नहीं करी, तो जो इस फंक्शन में जो एसोसिएटेड लोग हैं, ठीक है, उनके मन में थॉट रहेगा कि यार हमने स्टार्टिंग में गणेश जी की पूजा नहीं करी है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो डाउन द प्रोसेस उस पूरी सेरेमनी में दे विल लूज कॉन्फिडेंस। आप ध्यान से देखो, ये जो कल्चर है एक बायोलॉजिकल नीड बन गया इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का जो शादी करवा रहे हैं। तो यहां लगा मेलिनोस्की का फंक्शनलिज्म एक तरीके से। तो ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो कल्चर्स को अपनी जिंदगी में किस तरीके से कोग्निटिवली इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और आगे खोलेंगे। This is symbolic perspective of culture. The society believes that Lord Ganesha would help us in successful completion of sacred ceremony. This is symbolic meaning assigned to a symbol. इतना क्लियर है? चलिए, historically transmitted pattern of meaning क्या है? It happens down the ages via various methods along with socialization is one. अब socialization के जरिए तो अब समाज के बड़े लोग आपको बता रहे हैं, जो समाज में जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, शादी कराने के इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कि क्या क्या करना चाहिए। ये भी एक है सोशलाइजेशन का फॉर्म, वो भी तो कुछ सीख रहे हैं। फिर वो जब बड़े होंगे तो आगे समाज के बच्चों को समझाएंगे। तो ये साइकिल चली आ रही है, ठीक है। और इसी साइकिल से सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। कैसे? क्योंकि ये जो साइकिल है ये किन रिलेशंस को मेंटेन रखती है, ठीक है। अब आपको पता है ना कि आपको अपने जो किन्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, आपके रिश्तेदारों की जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों को परफॉर्म करने के लिए। देखो, बर्थ से लेकर डेथ तक अ नंबर ऑफ सेरेमनी के साथ एसोसिएटेड होता है इंडिविजुअल। बहुत सारी सेरेमनीज होती है जिंदगी में, तो उसको कराने के लिए उसको किन की आवश्यकता पड़ती है, एक समाज में रहना पड़ता है। तो मैन इज अ सोशल एनिमल, सो ही और शी नीड टू मेंटेन रिलेशंस विद हिज किन्स। और इसी रिलेशंस के चक्कर में सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, वरना सब टूट बिखर के अलग अलग हो जाएंगे ना। क्लियर हुआ? यही सोशल आइडेंटिटी है जो इंटैक्ट रहती है और इसी से सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। सोशल आइडेंटिटी रीइंफोर्स होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन अ हिंदू मैरिज जब होती है, पैटर्न ऑफ सीक्वेंसेस एसोसिएटेड विद अ मीनिंग। अब रिचुअल्स का ना होना मात्र ही सब कुछ नहीं है, अब एक पैटर्न है। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। पहले गणेश पूजा होगी, फिर बारात आएगी, वरमाला पहनेंगे और ये सब अलग अलग चीजें हैं, एंड में विदाई होगी। तो ये एक पैटर्न ऑफ मीनिंग है एम्बेडेड इन सिंबल्स, और ये सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, लड़की के माता पिता, दोनों फैमिली के साइड से, दोनों परिवार लोग, तो उनके माइंड में एक डबल थॉट आएगा, ठीक है, कि क्या गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, जो लड़की का विवाहित जीवन है आगे जाके इशू में ना आ जाए, उनके माइंड में थॉट आएगा। इस थॉट को रोकना है, ठीक है। अब ये कल्चर सिंबल्स ये क्या करते हैं, ये रीइंफोर्स करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का, और ये उनकी नीड बन जाती है आगे जाके डाउन द एजेस, ठीक है। चलिए, कोई भी समाज किसी कल्चर से एसोसिएट रहता है और कोई भी समाज अपने कल्चर्स के द्वारा जाना जाता है। कल्चर इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ सोसाइटी, याद रखना, ठीक है। होने वाले कल्चर से हम बता सकते हैं कि किस प्रकार की सोसाइटी में हम हैं। तो उन कल्चर्स का एग्जिस्टेंस मात्र ही सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करता है। इतना क्लियर हुआ? तो इन रिचुअल्स के होने से क्या हो रहा है, अब ये रिचुअल 1 हुआ, रिचुअल 2 हुआ, रिचुअल 3 हुआ, इसको होना मात्र ही कल्चर नहीं है, इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। कौन बताएगा? पंडित जी बताएंगे या फिर समाज के बड़े बूढ़े लोग बताएंगे, ठीक है। और इस चीजों को प्रिसाइड करते हैं और ये सोशलाइजेशन करते हैं कि डाउन द एजेस, जैसे जब वो उनकी डेथ के बाद, जब ये लोग इनकी जो शादी हो रही है जिससे इंटेक्टेड है, जब वो बड़े होंगे तब ये इन्फॉर्मेशन वो कैरी करेंगे, फिर वो आगे बढ़ाएंगे, ऐसी ये इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी, ठीक है। तो रिचुअल्स का एक सीक्वेंस में होना भी एक सिंबोलिज्म है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब आगे देखिए। नॉर्मल पीपल जैसे हम लोग हैं डोंट रियली नो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दीज हाइपो सिंबॉलिक कल्चर्स एंड द एसोसिएटेड मीनिंग। हमको तो पता नहीं है, लेमन लोग हैं, ठीक है। इट इज दीज एल्डर्स हु एज्यूम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प्स थिंग्स टू हैपन इन अ पर्टिकुलर वे एंड ट्राइज टू एक्सप्लेन एसोसिएटेड मीनिंग ऑफ दीज सिंबल्स। Many a times the driver of the ceremony, that is Pandit, also performs the functions and help explain the meaning attached with symbols to bride and groom and others who are witnessing the ceremony. अब पंडित जी बताते हैं ना कि फेरा करना क्यों जरूरी है, मांग में सिंदूर क्यों जरूरी है। जब भी वो ये सिंबॉलिक चीजें करवाते हैं तो कुछ लोग हैं, मतलब पंडित, वो लोग इसका मीनिंग ही बताते हैं कई बार, ठीक है,
कि अगर आप एक पहले फेरे का मतलब ये है, दूसरे फेरे का मतलब ये है, तीसरे फेरे का मतलब ये है, प्रॉमिसेस करवाते हैं और प्रॉमिस का सिग्निफिकेंस देते हैं। तो यही तो क्या करता है, ये सारे रिचुअल्स हैं, ये सारे सिंबोलिज्म है, ये उस हस्बैंड और वाइफ जो बनेंगे आगे जाके, जो ब्राइड और ग्रूम है, ठीक है, वो उनका एटीट्यूड, उनका कोग्निशन लेवल एक दूसरे के प्रति बदलेगा। ठीक है, एक मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेंजर से वो अब हस्बैंड वाइफ की लाइफ में एंट्री करेंगे, या फिर फ्रेंड्स से वो हस्बैंड वाइफ की लाइफ में एंटर करेंगे, तो उनका आपस में जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होगा थ्रू सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, जिसको ड्राइव कर रहे हैं पंडित जी। क्लियर हुआ? तो हर एक कल्चर का एक सिग्निफिकेंस है, ये बताने की कोशिश है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन द सिमिलर वे अ होल लॉट ऑफ सिंबॉलिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट व्हेन अ पर्सन इज डाइड। जब पर्सन मरता है तब भी खूब सारी एक्टिविटीज करी जाती हैं। ठीक है, देखा होगा आपने, विटनेस किया होगा डेथ सेरेमनी। The dead body's funeral is associated with various symbols to which elders of the society helps the other members to carry out. ठीक है, समाज के बड़े बुजुर्ग किसी डेथ में बताते हैं ना, ये करना चाहिए, ये करना है, वो करना है। ठीक है, एज अ लेमैन हम और आप नहीं जानते हैं, ठीक है, पर आपके रिश्तेदार और रिश्तेदार जो बड़े लोग हैं वो लोग जानते हैं, जो आपसे क्लोजली एसोसिएटेड हैं, तो वो ये सब आपको गाइड करेंगे। अगर ये किन रिलेशंस एसोसिएट नहीं है तो आपकी मौत के बाद कौन जिम्मेदारी लेगा? समझ में आ रहा है ना? तो लाइफ से लेकर डेथ तक डिफरेंट सेरेमनीज में अलग अलग चीजें एसोसिएटेड है, अलग अलग सिंबल्स एसोसिएटेड हैं। ठीक है, और उन सिंबल्स के मीनिंग्स और उन सिंबल को परफॉर्म कराने के लिए गाइडेंस की जरूरत है, जिसके लिए एक इंसान किन रिलेशंस को इंटैक्ट रखता है और अपने समाज में अपने क्लोजली रिलेटेड किन्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, एटलीस्ट अपने समाज में तो जुड़ा रहता है, अपनी सोशल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्लियर है? All these activities, the dead body's funeral is associated with various symbols to which elders of the society helps the other members to carry out. इतना क्लियर हो गया? All these activities help reinforce social structure, Radcliffe Brown वाला, and social identity where kin relations become important and significant. जहां पे kin relation important हो जाते हैं और significant हो जाते हैं. Hence it is rightly said, man cannot live alone from birth to death. Being a member of society, he is supposed to have strong relations with near and dear one because of a liability he owes to them. ठीक है, दिस reinforces social structure. यही चीज है जो reinforce करेगी सोशल स्ट्रक्चर को और हेल्प करेगी सोसाइटी को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Hence, symbolic perspective of culture has equally important dimension that opens up at structural functionalism of Radcliffe Brown. ठीक है, this is the link between theories you need to develop. Instead of learning anthro, develop thinking skills in a subject. अब एंथ्रोपोलॉजी में आपको याद नहीं करना है, आपको सोचने का तरीका निकालना है। वो एंथ्रोपोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड की जो मैं बात करता हूं वो डेवलप करना है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो हमको देखो, टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं लोग, पर लिंकेजेस डेवलप नहीं कर पाते हैं। कौन सा टॉपिक किससे जुड़ेगा, कहां जाके, यही तो आंसर नंबर दिलवाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सब्जेक्ट इज डिस्क्रीट, सब्जेक्ट इज नॉट डिस्क्रीट, सब्जेक्ट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत सब्जेक्टिव है। आप बेसिक फिनोमिना को पकड़िए, फिर आप सोचिए कि कौन सी चीज किससे जोड़ेंगे हम। ठीक है, कौन सी केस स्टडी कहां रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो जोड़ने के तरीके हैं, जोड़ने घटाने के तरीके हैं, यही आंसर राइटिंग है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ का मेन गोल। ठीक है, यह हमको तो नंबर चाहिए ना, हमको थोड़ी ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनना है, बेसिकली बात करूं तो। ठीक है ना, अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनने बैठ गए तो 50 और 60 किताबें पढ़ते रहिए, इतने हजारों की संख्या में जर्नल्स हैं, पढ़ते रहिए। ठीक है, हमारा काम ही नहीं है, हमको सामने वाले को दिखाना है कि वी हैव एन एंथ्रोपोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड। ठीक है, उसके लिए हमें करना जरूरी है, लिंकेजेस डेवलप करना जरूरी है। एक बस मास्टरी, ये छोटी सी स्किल है, ये डेवलप करनी जरूरी है, और ये तब आएगी जब आप कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी रखना स्टार्ट कर देंगे। सब्जेक्ट को रीड मत करिए, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को पहले समझ लीजिए, उतार लीजिए, पी लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए बुक की रीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेड कंसेप्शन एक्सप्रेशन सिंबल। इनहेरिटेड कंसेप्शन एक्सप्रेशन सिंबल, ये किसने बोला था? ये गीट्स ने बोला था। मैंने बताया था सिंदूर लगाना। सिंदूर लगाना मात्र ही आपको हस्बैंड वाइफ कैसे बना दे रहा है। देखो लिखा है इसमें, डायग्राम बनाया, सिंदूर लगाना इज इक्वल टू वाइफ बन जाना। ठीक है, हु सेज दिस, किसने बोला? ठीक है, तुम किसी को जाके सिंदूर लगा दो, वो तुम्हारी वाइफ बन जाएगी। किसी को वाइफ बनाना है तुम्हें, उसको सिंदूर लगा दो जाके, किसने बोला? ये क्वेश्चन मार्क है। अब सोचो, इफ दिस सिंबॉलिक कल्चर हैपन्स इन विथ सोशल एक्सेप्टेंस, समाज के लोग एक्सेप्ट करते हैं, समाज के सामने तो शादी करोगे। अब शादी करने के लिए अब ऐसे थोड़ी है कि लड़की के घर वाले बैठे हैं 2-4 और लड़के के घर वाले बैठे हैं 2-4 और आपस में उन्होंने शादी करवा दी।
जब तक समाज के सामने शादी नहीं होगी समाज उसे सोशली एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए बड़े प्लेटफॉर्म पे शादी कराई जाती है जहां पे लोग देख सकें, उनको बैठने की व्यवस्था हो, ठीक है, परिवार के दोनों परिवारों के रिश्तेदार आते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो है सोशल एक्सेप्टेंस समाज का, ठीक है। इफ दिस सिंबॉलिक कल्चर हैपेंस इन विद सोशल एक्सेप्टेंस, द मीनिंग ऑफ सिंबल इज गिवन इट्स आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे जैसे बताया, बॉय और गर्ल हैं, उनका पहले एक एटीट्यूड है, डायग्राम को देखिए, बॉय एंड गर्ल हैं, उनका अपना पहले एक एटीट्यूड है। शादी हुई, शादी टोटली सिंबॉलिक है, शादी में जितना भी कल्चर होता है ना, मेजर तौर पे सब 90% सब सिंबॉलिक है, ठीक है। लेकिन उस सेरेमनी के बाद जो लड़का वही है, लड़की वही है, बट वो हस्बैंड और वाइफ बन चुके हैं और उनका एटीट्यूड बदल गया है। तो दिस एटीट्यूडनल चेंज इज ड्यू टू द सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर विच इज रीइंफोर्स्ड इन द सोसाइटी बाय द सोसाइटी फॉर द सोसाइटी, ठीक है। और दिस हेल्प्ड द सोसाइटी टू मेंटेन इट्स सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि इससे रिलेटेड उसका कुछ ना कुछ फिनोमिना है जो जुड़ा हुआ है। अब आगे और क्लियर करते हैं। द एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर चेंजेस, क्यों? दिस सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव हैज गिवन इनहेरेंट मीनिंग टू देम दैट हेल्प देम टू मोल्ड देयर कल्चर। इस सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ने ही तो उनके एटीट्यूड को मोल्ड किया है, ठीक है। मोल्ड देयर एटीट्यूड लिखिए, सॉरी, मोल्ड देयर एटीट्यूड, ठीक है। इस सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ने उनके एटीट्यूड को मोल्ड किया है। अब आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है हिंदू वैल्यू में, जैसे मैं बता चुका हूं। जैसे मैंगो लीव्स वाला, मतलब सब रहे, उसकी जिंदगी एवरग्रीन रहे। विदाई के रिचुअल्स, हल्दी राइस, हेल्थ और फूड ग्रेन वाला, ठीक है। क्वाइन, वेल्थ वाला। ड्राइड ग्रास, किसी भी विपत्ति में हस्बैंड वाइफ की जिंदगी चलती रहे, उनकी गृहस्थी चलती रहे, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूं, डिबेट ऑन कल्चर के पीडीएफ को खोलिए, वहां आपको अच्छे से मिल जाएगा। हल्दी, हेल्थ, ग्रेन, फूड सरप्लस, क्वाइन, वेल्थ, ग्रास, कंटिन्यूएशन ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रबल्स इन लाइफ, ये सब वहां हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग यूज्ड इन सेरेमनी हैज अ मीनिंग अटैच्ड टू इट एंड मेंबर्स आर सपोज्ड टू फॉलो इट बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एवरी रिचुअल, हर एक रिचुअल एक्सप्रेस सम सॉर्ट ऑफ मीनिंग। सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी ओनली स्ट्रेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। जो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी है वो केवल स्ट्रेस करेगा कि आप उन मीनिंग्स को समझिए, ठीक है। अब वो इस पे बात नहीं करेगा कि ये मानना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए, लॉजिक, एक्सप्लेनेशन, ये काम नहीं है एंथ्रोपोलॉजी का। ये बार बार बोला जाता है, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का काम है समाज में हार्मनी रहे, समाज में रिस्पेक्ट रहे कल्चर्स के प्रति, ठीक है। कल्चर्स आर द ज्वेल्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जब तक समाज में कल्चर्स हैं तब तक एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट इंटैक्ट है, ठीक है। अब सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, हमारा एंथ्रोपोलॉजी भी तब तक है जब तक समाज के रिलेशंस, समाज के कल्चर्स इंटैक्ट हैं। समझ में? जब तक कल्चर्स नहीं होंगे तो केस स्टडीज कहां से बनाओगे, और केस स्टडीज नहीं होंगे तो एंथ्रोपोलॉजी कहां पे है, ठीक है। हर एक कल्चर अपनी अपनी केस स्टडी की छाप छोड़ता है, ठीक है। उसका देखने का पर्सपेक्टिव एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही बताता है, एक रियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। अब सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी ओनली स्ट्रेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एसोसिएटेड विद सिंबल एंड देयर रेलेवेंस। फॉर एग्जांपल, सिंबल इज अ ऑब्जेक्ट, जैसे सिंबल एक ऑब्जेक्ट है, क्वालिटी है, इवेंट है, विच सर्व एज अ व्हीकल ऑफ मीनिंग, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, सिंबल आपको दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता। सिंबल एक फेशियल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे दूल्हा आता है तो दूल्हे की नाक पकड़ती है ना सांस, जो उसकी सांस बनने वाली होती है, तो ये भी एक इवेंट, एक छोटा सा है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन, ये एक बिहेवियर है, दिखा रहा है इस पर्टिकुलर स्टेज पे ही होना चाहिए। घड़ी पहनाती है सांस, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब सिंबॉलिक है, उसका अपना एक मीनिंग है। अब इस पे क्वेश्चन नहीं करना है समाज के लोगों को, और ये फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, इवेंट क्या है? इवेंट बारात एक इवेंट है, वरमाला एक इवेंट है, निकाहनामा जो इस्लाम में होता है वो एक इवेंट है, विदाई एक इवेंट है। तो ये सारे इवेंट्स हैं, इनका अपना एक सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है। ही एम्फेसाइज्ड ऑन द, ये कौन है हमारे भाई? गीट्स भाई। ही एम्फेसाइज्ड ऑन द स्टडी ऑफ कल्चर थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग ऑफ सिंबल्स। सिंपल सी बात है। ही ट्राइड टू स्टडी बालिनीज इंडोनेशियन कल्चर थ्रू द कल्चर मेटाफोर ऑफ कॉक फाइट। अब देखो, ये जो है ना कॉक फाइट पे जो काम है, ये मेरे हिसाब से टर्नर ने किया है, गीट्स ने किया, सॉरी। हाँ, कॉक फाइट में, या मैं स्टार्टिंग में गलत बोलूंगा, कॉक फाइट में गीट्स ने काम किया है, ठीक है। गीट्स का पूरा नाम बताइए? क्लिफोर्ड गीट्स, ठीक है। मुर्गा वाली लड़ाई है ना, उसकी केस स्टडी है, पूरी आती है, कॉक फाइट पे क्वेश्चन बनता है पूरा, ठीक है। तो ये बालिनीज कल्चर में इंटैक्ट है, और उस कल्चर ने समाज में किस तरह से लड़ाइयों को कम किया ये दिखाया गया, और समाज में हार्मनी लेके आया है, मुर्गों को लड़ा के, ठीक है। ये हम दिखाएंगे आगे, और ये भी सिंबॉलिक है, ठीक है। तो ये किसने दिखाया था? ये गीट्स ने दिखाया था। और ये कहाँ है? ये बालिनीज कल्चर है, इंडोनेशिया का,
ठीक है। और इसमें इन्होंने यूज किया कल्चर मेटाफर। ये कल्चरल मेटाफर है, ये टर्म दी है गिट्स ने। अब ये क्या है पहले समझते हैं। व्हाट इज कल्चरल मेटाफर, खोल लीजिए बिल्कुल अच्छे से। कल्चरल मेटाफर इज एनी फिनोमिनन, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट टू विच पीपल आइडेंटिफाई इमोशनली और कोग्निटिवली। देखो, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी नेशन में, किसी भी कंट्री में एक ना एक कल्चर ऐसा होगा जो प्रीडोमिनेट कर जाएगा और लोग उस कल्चर को अपने एहसास के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी नॉलेज लेवल के साथ जोड़ लेंगे, अपने इमोशन के साथ, अपने कोग्निशन के साथ जोड़ लेंगे। इससे क्या होगा, उस कल्चर पे अगर आप कुछ गड़बड़ होगी तो समाज के लोग सीधे सीधे आहत होंगे, उनको मैटर करेगा वो कल्चर। इंडिया में क्रिकेट मैटर करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, बीसीसीआई वाला, लोधा कमेटी वाला, क्यों इतना ज्यादा, जो बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है ना, ठीक है, क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा इंटरफेयर किया, वो पूरा एंगल, क्योंकि ये जो कल्चर है ना, ये समाज में इंटीग्रेटेड है, समाज के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इस तरह से खूब सारे कल्चर्स बने हुए हैं, वो छेड़खानी नहीं करनी उनके साथ, ठीक है। यही सब कल्चरल मेटाफर है समाज के। अब जैसे मैं हर एक सोसाइटी के साथ, हर एक नेशन के साथ बताने की कोशिश करूंगा। जैसे इंडिया में हिंदू सोसाइटी में लॉर्ड शिवा एक कल्चरल मेटाफर है, बात समझ में आ रही है। बालिनी सोसाइटी जो इंडोनेशिया की, वहां पे कॉक फाइट एक कल्चरल मेटाफर है। जापान में गार्डनिंग एक कल्चरल मेटाफर है। यूएसए में फुटबॉल का कल्चर एक कल्चरल मेटाफर है। समाज के लोग उस कल्चर के साथ दगाबाजी नहीं होने देंगे। सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा इन जर्मनी एक कल्चरल मेटाफर है, ठीक है। और वाइन, दारू जो है फ्रांस में एक कल्चरल मेटाफर है, और ये डेवलप होता है धीरे धीरे करके। इसका एक हिस्ट्री होती है, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म ऑफ कल्चर, फ्रांस बोस वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कल्चरल मेटाफर रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइन फीचर ऑफ अ कल्चर। एक कल्चर के नीचे एक अंडरलाइन फीचर होता है, ठीक है, जिसको रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल मेटाफर, और उसका एक मीनिंग होता है, ठीक है, जो समाज के लोग अपने दिल के साथ एसोसिएटेड रखते हैं, इमोशनली अटैच रहते हैं। इफ वन विशेस टू अंडरस्टैंड अ कंट्री, किसी देश को समझने से पहले अगर हम उस देश का कल्चरल मेटाफर समझें तो वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब जैसे जर्मनी की बात करूं, जर्मनी में ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा वाले गाने बजाने वाले लोग होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो इतना सीरियसली लेते हैं इस ऑर्केस्ट्रा कल्चर को कि कौन कहां खड़ा होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहां रखा जाएगा, वो पूरा ऑर्डर्ड वे में डिजाइन है, और सब उसी को एक रेगुलर फैशन में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ऑर्डर्ड वे ऑफ म्यूजिशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट, एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली। द कल्चर इज इमोशनली एंड कोग्निटिवली वेरी क्लोज टू जर्मन्स के लिए बहुत क्लोज है। अब हम बात करते हैं इंडिया में हिंदू सोसाइटी में लॉर्ड शिवा का कल्चर। अब लॉर्ड शिवा का डमरू है। लॉर्ड शिवा खुद में एक सिंबल है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो पोस्टर्स हैं डिफरेंट वो अलग अलग सिंबॉलिक मीनिंग दिखाते हैं। जैसे डमरू है, अब डमरू जब बजाते हैं शिवाजी, लॉर्ड शिवा, तो उसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है बिगिनिंग ऑफ डे टू डे लाइफ। डमरू बजाने से एक आवाज निकलती है, वो आवाज क्या करती है, वो किसी भी इंसान की जिंदगी में एक्टिविटी को इग्नाइट करती है। ये क्या है? ये सिंबॉलिक मीनिंग है। किसने दिया? समाज के बड़े लोगों ने। क्यों दिया बताओ? समाज के सोशल स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करने के लिए। मेन चक्कर यही है बस, ठीक है। जिस दिन ये समझ जाओगे ना कि समाज का सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहना चाहिए, समाज की सोशल आइडेंटिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए, तब आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी, सारी थ्योरीज समझ में आ जाएंगी। रेडक्लिफ ब्राउन बहुत आसान काम कर गए हैं सबके लिए, ठीक है। डमरू हो गया, तो डमरू क्या कर रहा है? एक इग्नाइट कर रहा है एक्टिविटी इन पर्सनल लाइफ। सिंबल्स आर अटैच्ड विद द कल्चरल मेटाफर। जो सिंबल्स हैं वो कल्चरल मेटाफर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे डांसिंग शिवा। अब शिवा जब डांस करते हैं तो क्या होता है? शिवा का डांस स्टार्ट होता है, ठीक है, तांडव नहीं, वैसा वाला डांस है, नॉर्मल जो डांस करते हैं शिवा। शिवा का जब डांस होता है तो पहले स्टार्ट होता है, फिर एकदम से बहुत पेस में आ जाते हैं वो, फिर वो स्लो डाउन होते हैं, उसके बाद डांस रुक जाता है, ठीक है। डांस में रुक गए, फिर उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे, विद उस क्लाइमेक्स जब खत्म होगा रुकेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर डांस करना स्टार्ट करेंगे, फिर पीक पे आएंगे, फिर स्टॉप हो जाएंगे। तो ये एक साइकिल है डांस करने की, ठीक है। करते हैं, फिर पीक, फिर रुक जाते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं पीक। तो ये साइकिल चलती है लॉर्ड शिवा की जिंदगी में। अब इसको उठाया हमने इसे कैसे समझा? हमने इसे समझा, अब देखो ये सब सिंबॉलिक है। ये कौन बताया है? ये समाज के बड़े बुजुर्ग लोग, और ये डाउन द एजेस चला आ रहा है। ये कल्चरल फॉर्म्स है, सिंबॉलिज्म के फॉर्म्स है, ये चले आ रहे हैं, जिसको समाज के लोग मान रहे हैं। वाई? टू कीप द सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स, महाभारत रामायण को मानना क्यों जरूरी है भाई? टू कीप द सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। धीरे धीरे करके डेवलप होगा, बता रहा हूं, ठीक है। जब मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगा ना, कि इस आंसर को आपने खोला, आपके सामने मैंने आंसर खोला,
10 से 15 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन पे डिस्कशन दूंगा, ठीक है। उसका यूज कैसे किया मैंने थॉट में, वो आपको समझाऊंगा। फिर आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं ये क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ा दूंगा। थॉट का जो मॉड्यूल है हमारा सब कुछ ग्रैप कर लेगा, ठीक है। सोशियो कल्चर पूरा सब इसी में समा जाएगा। फिर उससे एसोसिएटेड 200-250 क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो फॉर्मेट में करा दूंगा। लंबे लंबे हम लोग वीडियो बनाएंगे, 10 घंटे का भी वीडियो बना रहे हैं, 15 घंटे का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्स याद करेंगे। जिससे क्या होगा, एट द एंड आपके माइंड में जो स्टोरी लाइन डेवलप करना चाह रहा हूं मैं, वो डेवलप हो जाएगी। क्योंकि सब एक स्टोरी में बंधा हुआ है, हमको स्टोरी को अपने माइंड में बिठाना है। क्योंकि जब आंसर आए तो हम उस स्टोरी से वो लिंकेजेस निकाल सकें जिस परिप्रेक्ष्य में वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न कल्चर्स ऑलवेज थिंक लीनियरली, ठीक है। अब पहले ये समझो, ये जो बताया ना कि शिवा ने डांस किया, ये हुआ, ये क्या है? ये एक सिंबल है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इसका मीनिंग क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अ मीनिंग दैट दिस रिप्रेजेंट साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। दिस इज साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ। मतलब इंसान की मौत के बाद डेथ है, जीवन के बाद डेथ है, और डेथ के बाद फिर जीवन है, ठीक है। सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है, ये दर्शा रहा है, ठीक है। एक साइक्लिकल पैटर्न दे रहा है कल्चर का इस सिंबॉलिक मीनिंग के जरिए। अब ध्यान से सुनिए, जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर हमेशा लीनियरली थिंक करता है। अभी तक हमने जितने वेस्टर्न थॉट समझे ना, अब लीनियर कल्चर इवोल्यूशन, मल्टी लीनियर कल्चरल इवोल्यूशन, वो सारे वेस्टर्न थॉट हैं। लेकिन अगर इंडिया में अगर कोई कल्चरल मतलब इंडिया की अगर कोई थ्योरी बनाता तो वो साइक्लिकल बनाता, ठीक है। इंडिया की थ्योरी हमेशा साइक्लिक में घूमती है, वैसे मेजर तौर बता रहा हूँ। और वेस्ट की थ्योरी जो है पैटर्न है पूरा एक, वो घूमती है कैसे? लीनियरली, ठीक है। इतना कोई बड़ा इंडिया में एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ नहीं जो थॉट मॉड्यूल में अपना नाम दे सके, वरना मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं वो हमेशा एक पैटर्न बनाता साइक्लिकल, ठीक है। और वो कुछ ना कुछ कर देता है ऐसा, ठीक है। कल्चर इवॉल्व करता है साइक्लिकल पैटर्न में। अब वो कैसे करता है, वो उस पर इनोवेट है। क्योंकि थॉट क्या है? थॉट समाज और कल्चर को देखने का नजरिया है, ठीक है। अब यहीं से समझिए आप, इंडियन कल्चर मेजरली थिंक्स साइक्लिकल। अब वेस्टर्न कल्चर की मैं बात करता हूँ, एक देखना एक नजरिया कैसा है। अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, वेस्ट में कोई अंग्रेज है, देन ही मेजरली फील्स दैट हिज एंड इज वेरी नियर। उसको बहुत बुरा फील होगा कि भाई मैं मरने वाला हूं, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है। वो डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ही थिंक्स इन दिस वे। समटाइम्स ही मे नीड साइकोलॉजिस्ट, इवन साइकोलॉजिस्ट हेल्प टू वेंट थ्रू दिस फेज ऑफ डिप्रेशन। अपने इस डिप्रेशन की फेज को कम करने के लिए उसको साइकोलॉजिस्ट की मदद कर पड़ जाएगी, ठीक है। ये वेस्टर्न कल्चर में। अब मैं इंडियन कल्चर की बात करता हूँ। जब भाई किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है? उसके रिश्तेदार, उसके आजू बाजू के लोग सब आ जाते हैं भाई उसको चीयर अप करने के लिए। भाई तू नाराज, तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे जिंदगी भाई बहुत लंबी है। और उसको भाई चीयर अप करते हैं, इतना चीयर अप करते हैं कि भाई फिर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, फिर दोबारा तेजी से वो इंसान अपनी जिंदगी जीता है, ठीक है, भले ही जितनी बची हो। यही तो है साइक्लिकल नेचर। देखो अब पढ़ो। If a person faces a heart attack in India, then his or her kins and social mates visits him or her and tries to cheer him up. This gives him new life spirit and develop positive attitude with new life again. This is the significance of cyclical nature of Indian culture, which is engraved in our society. और ये हमारी सोसाइटी में engraved है पूरी तरीके से, ठीक है। कंसर्न फ्रॉम ऑल, सब लोगों से कंसर्न, मेड हिम और हर कंफर्टेबल। और ये कंफर्टेबल होना मात्र ही उसके अंदर वो पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म डेवलप करवा देता है। देखो पॉजिटिव भी है, ऑप्टिमिज्म भी है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में समाज में रहना से लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं कि समाज आपकी केयर करे, और इसीलिए इंडिविजुअल अपनी सोशल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। आपको डॉक्टर क्यों बनना है? आपको आईएएस क्यों बनना है? ठीक है, आपके मोटो कुछ भी हो सकते हैं। एट द एंड समाज क्या समझता है कि आप ये कर रहे हैं सोशल आइडेंटिटी के लिए। आपकी हो सकता है इंडिविजुअल नीड हो, किसी भी प्रोफेशन को आप अपनी इंडिविजुअल नीड समझ सकते हैं, ठीक है, भले ही वो पैसा कमाना क्यों ना हो। लेकिन समाज क्यों समझेगा कि भाई हमारे समाज से वो आईएएस बन गया, हमारे समाज से वो पीसीएस बन गया है, ठीक है, समाज ऐसे सोचेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वी इंडियंस आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट साइकिल ऑफ सुख और दुख। सुख और दुख की साइकिल में ऑप्टिमिज्म ढूंढते हैं। सुख है और सुख आएगा, दुख है फिर आगे सुख आएगा। हो सकता है ना, सुख है पर ये नहीं सोचेंगे आगे दुख आने वाला है। अगर सुख है तो और सुख की उपेक्षा करते हैं, ठीक है, और अगर दुख है तो हम सुख की उपेक्षा करते हैं। यही तो इंडियंस का ऑप्टिमिज्म है और यही साइक्लिकल नेचर है कल्चर का। द इथोस ऑफ हिंदुइस्टिक कल्चर बेसिकली इज साइक्लिक ओनली, ठीक है। अगर थॉट बना आगे जाके तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को उठाया जाएगा, जितना मैं मानता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉक फाइट। कॉक फाइट पे किसने बनाया? गीट्स ने बनाया, ठीक है। अब क्या होता है, समाज के लोगों में, पहले एक समाज है, बालिनी सोसाइटी को समझिए, उसमें काफी सारे सोसाइटीज में लोग लड़ रहे हैं।
ठीक है। अब एक पर्टिकुलर समाज में एक सोसाइटी ये है, एक सोसाइटी ये है, एक सोसाइटी है, समझिए कि बड़ा एरिया है, उस एरिया में खूब सारे सोसाइटी रह रहे हैं। अब इनकी आपस में लड़ाई है डोमिनेंस की, ठीक है। जो जीतेगा वो डोमिनेट करेगा, जो नहीं जीतेगा, जो हारेगा वो सबऑर्डिनेट करेगा। अब इसके चक्कर में अगर वो आपस में लड़ें, ठीक है, आपस में लड़ें तो एक दूसरे को मार काट के एक ही डोमिनेट बनेगा, बचेगा कोई, ठीक है, और समाज में खूब वायलेंस होगा। तो समाज के बड़े बुजुर्गों ने क्या किया, एक कल्चर डेवलप किया है, और वो कल्चर डाउन द एजेस चला आ रहा है। उस कल्चर में बोला कि भाई हर एक समाज का जो लोग हैं, जो एक समाज है वो एक मुर्गा ले आए, एक समाज का जो एक समाज है वो एक मुर्गा ले आए। जैसे दो समाजों में लड़ाई हुई, दो सोसाइटीज में लड़ाई हुई, दो बालिनीज सोसाइटीज में लड़ाई, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में लड़ने के बजाय मुर्गों को लड़ा देंगे। जो मुर्गा जीतेगा वो सोसाइटी डोमिनेट करेगी, और जो मुर्गा हारेगा वो सोसाइटी सबऑर्डिनेट करेगी। तो आपने एक पर्टिकुलर क्लैशेस के जरिए, एक पर्टिकुलर कल्चर के जरिए, एक पर्टिकुलर सिंबल के जरिए समाज में होने वाले क्लैशेस को रोक दिया। दिस इज सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, और यह दर्शाएगा कि एक छोटे से कल्चर ने कितना बड़ा एथनिक क्लैश या कितना बड़ा वायलेंस रोक दिया। दिस इज द रेलिवेंस ऑफ कल्चर। अगर आया व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ कल्चर इन एंथ्रोपोलॉजी, तो कॉक फाइट डाल देना, नंबर मिलेगा बरस बरस के, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा, वो हमें लिखना आना चाहिए। अब मैं पढ़ता हूं पूरा, सुनना। गिड्स इन द बालिनी सोसाइटी ऑफ जावा शोड द अंडरलाइन नेचर ऑफ सोसाइटी थ्रू द कल्चरल मेटाफोर ऑफ कॉक फाइट। कल्चरल मेटाफोर किसने दिया टर्म, गिड्स ने दिया। इन बालिनी सोसाइटी देयर इज अ रिलेशन ऑफ डोमिनेंस एंड सबऑर्डिनेशन, जस्ट एज इन द केस ऑफ कॉक फाइट। Both the cock tries to develop domination over each other and defended oneself in the process of subordination, domination, conflict. Likewise, the dominant group of Balinese society tries to maintain their status quo, but the subordinate group tried to overthrow the dominant group, and thus the process of conflict keep on going. अब एक मुर्गा जीत चुका है तो वो समाज डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो ये जो जीता हुआ समाज है ये हमेशा चाहेगा कि हम हमेशा डोमिनेट करते रहें, और नीचे वाला चाहेगा कि हम डोमिनेट करें कभी। तो ठीक है, जब ये फीलिंग्स अपने सैचुरेशन लेवल पे होंगी तब ये अपने अपने मुर्गे फिर ले आएंगे, फिर मुर्गा लड़वाएंगे, फिर देखेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, ठीक है। इससे समाज में सॉलिडेरिटी आएगी, समाज के सोशल स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट रहेंगे। एक कल्चर ने कैसे समाज को बचाया है, ठीक है, वो ये कॉक फाइट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब हम घुसते हैं, तीसरा नाम है इस सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में विक्टर टर्नर का, ठीक है। विक्टर टर्नर पढ़े, एपिडर्मोलॉजिकल में बताया हुआ है ना शायद, एंथ्रोपोलॉजी में इनके बारे में थोड़ा सा बताया होगा। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ नडेम्बू, नडेम्बू एक जाम्बिया की ट्राइब है, अफ्रीका वाला रीजन है, ठीक है, वहां की ट्राइब है, एक मैट्रिलिनियस सोसाइटी, ठीक है। ही मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिंबोलिज्म। अब इसमें इस सोसाइटी में सिंबोलिज्म इन्होंने कैसे दिखाया है देखो, रट लेना यार, जितना भी मैंने मॉड्यूल दिया है उसको रट लेना। ठीक है। अब क्या है, जो नडेम्बू सोसाइटी है उसमें खूब सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है, नडेम्बू सोसाइटी में। और वो रिचुअल्स किए जाते हैं, सिंबॉलिक होते हैं सारे। देखो, जो रिलीजन हम पढ़े हैं, अभी तक नहीं पढ़े, पढ़ाया जाएगा, तो उसमें 3 मैंने पर्सपेक्टिव बताए हैं, जिसमें एक पर्सपेक्टिव है सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन। उस सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव में सारी बातें यही है जो हमने आज करी हैं, ठीक है। बस हमने उसको थॉट में किस तरीके से देखा है वो समझने की कोशिश करी है। तो खूब सारे रिचुअल्स होते हैं उस नदेम्बू सोसाइटी में, ठीक है। वो सिंबल्स आपको रिलीजियस दिखते जरूर हैं, पर उनका एक सोशल पर्सपेक्टिव होता है, समाज में कुछ देना उनका एक पर्सपेक्टिव होता है। समाज का सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से इंटैक्ट रहे वो उसका पर्सपेक्टिव होता है, सोशल आइडेंटिटी कैसे इंटैक्ट रहे वो उसका पर्सपेक्टिव होता है। तो उस सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव को आप रिलीजियस ना देखते हुए सोशल रूप में भी आपको देखना पड़ेगा। ये दिखाया विक्टर टर्नर ने, और ये कैसे दिखाया उसकी अलग मेथड्स हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Turner's contribution was to consider symbol within the specific field of social sphere in analyzing Nadembu rituals. Turner came to see the performance of ritual as distinct phases in social processes, which by which group adjusted to internal changes and adapted to their external environment. अब ये जितने भी सिंबॉलिक रिचुअल्स हो रहे हैं वो अपना कुछ मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। उन मीनिंग के जरिए ग्रुप अपने आपस में होने वाले कन्फ्लिक्ट्स को रोक रहा है, और एनवायरमेंट में किस तरह से अडेप्ट करा जाए उससे प्रेरणा ले रहा है, ठीक है। देखो, ये सारे रिचुअल्स पॉजिटिविटी की तरफ सिग्निफाई करते हैं, समाज में कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करते हैं, समाज का एटीट्यूड बदलते हैं, और यही जो है ये बूस्टर्स के बन जाते हैं समाज के लिए, जिससे समाज जो है अडेप्टेबल होता है अपनी सोसाइटी के लिए और अपने सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट कर पाता है, ताकि सोसाइटी आगे तक लॉन्ग रन में चलती रहे, ठीक है। इनकी नीड है सोसाइटी को, अगर नीड नहीं होगी तो सोसाइटी रह नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है। अब आगे जो कॉन्सेप्ट है वो नया कॉन्सेप्ट है, वो विक्टर टर्नर के द्वारा ही है।
वो है राइट्स द पैसेज का कॉन्सेप्ट। अब देखो राइट्स द पैसेज पे क्वेश्चन आया था 10 नंबर का, तो पहले समझिए राइट्स द पैसेज जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या और वो किसने दिया है। देखो राइट्स द पैसेज जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रपोज किया था वैन जेनिप ने, वैन जेनिप, ठीक है। और ये एक ट्रांजिशनल रिचुअल का कॉन्सेप्ट है जो सिंबलाइज किया गया है सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में, और उसका अपना मीनिंग है, ठीक है। ये समाज को सोशल एस्केप ना दे, मतलब समाज में लोग किस तरीके से ट्रांजिशन करेंगे, समाज में लोग किस तरह से ट्रांजिशन करेंगे, किस तरीके से समाज के लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस का आइडिया दिलाया जाएगा। अब ये कैसे है समझते हैं। देखो विक्टर टर्नर रिफाइंड द कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ राइट्स द पैसेज प्रपोज बाय वैन जेनिप, ठीक है। अगर बर्थ है, बर्थ से बंदा एडोलेसेंस में घुसता है और एडोलेसेंस से एडल्ट में घुसता है, तो ये ट्रांजिशन फेजेस हैं जिंदगी के। उस ट्रांजिशन फेजेस में आपने सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव को घुसेड़ा है, जिससे जो इंसान है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है, उसको ये लाइबिलिटी फील हो रही है दैट ही इज पासिंग अ फेज। यही राइट्स द पैसेज है, ठीक है। अब ये कैसे समझते हैं, पहले हम वैन जेनिप में समझेंगे उन्होंने क्या दिया था, फिर हम समझेंगे विक्टर टर्नर का पर्सपेक्टिव। देखो इसी कॉन्सेप्ट को विक्टर टर्नर ने अपनी अलग थ्योरी बना के समझाया है। पहले वैन जेनिप की ओरिजिनल थ्योरी पढ़ते हैं। वैन जेनिप का नाम आएगा तो याद रखना SMA समा, SMA समा, वैन जेनिप समा, और विक्टर का आएगा तो सेक, विक्टर सेक, विक्टर को सेक कर दो SAC सेक, तो समा है वैन जेनिप, सेक है विक्टर टर्नर। तो वैन जेनिप्स राइट ऑफ पैसेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेपरेशन, मार्जिनलिटी, एग्रीगेशन। ये तीन इन्होंने पैसेज दिए, सेपरेशन, मार्जिनलिटी और एग्रीगेशन। तो S फॉर सेग्रीगेशन, सेपरेशन, M फॉर मार्जिनलिटी और A फॉर एग्रीगेशन। अब सेपरेशन क्या बताया इन्होंने बोला कि लाइफ की डिफरेंट फेजेस हैं और उससे रिलेटेड क्या है, रिचुअल्स होते हैं। सेपरेशन किस तरह का है, जैसे सपोज करो कभी कोई चाइल्ड जो स्कूल जाएगा, ठीक है, तो वो डेवलप करेगा एज अ फीलिंग ऑफ सेपरेशन। जब एक बच्चा अपने माँ बाप से बिछोड़ के स्कूल जाएगा तो वो सेपरेशन की फीलिंग महसूस करेगा। ये फेज आएगा हर किसी की जिंदगी में, ठीक है। फिर इसको एक रिचुअल बना दिया राइट्स द पैसेज में, सेपरेशन रिचुअल। फिर है मार्जिनलिटी, ये दूसरा रिचुअल है जो बनाया राइट्स द पैसेज में, ट्रांजिशनल रिचुअल। ये एम्बिगुअस फेज है। हर किसी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी जिंदगी में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। वो अपनी जिंदगी के फ्यूचर गोल्स को सही से डिसाइड नहीं कर पा रहा है, उसके माइंड में काफी कंफ्यूजन है, काफी एम्बिग्यूटी है। ये स्टेज होती है मार्जिनलिटी की, ठीक है, मार्जिनलिटी की। और ये भी एक ट्रांजिशनल फेज है, ये आनी जरूरी है जब इंसान ये सोचना स्टार्ट कर दे कि उसको जिंदगी में करना क्या है, ठीक है। तो ये बोला मार्जिनलिटी का रिचुअल है, ठीक है। आगे है एग्रीगेशन का रिचुअल। जब समाज में जब कोई इंसान अपने गोल को पहचान लेता है, उसको अचीव कर लेता है। व्हाट यू आर डूइंग हियर, यू आर जस्ट वांट टू बिकम IAS, IPS, IRS या PCS, स्टेट PCS। आपने वो लाइफ में अचीव कर लिया है, या फिर आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन चुके हैं, तब आप समाज में वापस लौटेंगे पे करने के लिए, समाज को देने के लिए, ठीक है, समाज के सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने के लिए एक तरीके से, ठीक है। वो है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशनल रिचुअल, ठीक है। तो एम्बिगुअस में क्या बताया, मार्जिनिटी में व्हेन अ स्टेज अराइव्स यू आर नॉट क्लियर इन योर माइंड अबाउट योर फ्यूचर गोल्स ऑफ लाइफ एंड डेवलप कंफ्यूजन ऑफ मार्जिनलाइजेशन। एग्रीगेशन क्या है, when the child or a person comes back in the society as a giver, now you are associated with an identity in a society। एक सोसाइटी में आइडेंटिटी से आप जुड़ गए हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, आप SDM बन सकते हैं, आप PCS हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। समाज की नीड अलग है आपको देखने की, और आपकी खुद की नीड अलग हो सकती है उस प्रोफेशन को लेके, ठीक है। ये तीन रिचुअल्स बनाए ट्रांजिशनल फेज के, क्या, SMA समा, सेपरेशन, मार्जिनलाइजेशन और एग्रीगेशन। रट लो से, ठीक है। एक कॉपी तो बेसिकली अलग बनाया करो जिसमें मैं छोटे छोटे कोट्स बनाता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में मेरे द्वारा बनाए हुए 115 या 116 कोट्स होंगे, ज्यादा ही हैं, 115 तो अलग चीज है, 115 116 कोट्स जो मेरे बनाए हुए हैं, ठीक है। हर एक कोट के साथ कुछ ना कुछ चीजें बनी हुई है। जैसे मैंने बाम से समझाया था, KM समझाया, ठीक है, मॉब HK, SC रॉय का समझाया। अब आपको बस मैं कोड बोलूंगा, मॉब HK डालो भाई, मुंडा ओराव भिरोर हिलभुइया खड़िया, ऐसे याद करो। KM बताओ, कोरबा मोहाना कानपुर। अभी क्या है, KM क्या है बताओ, सब बता चुका हूं यार। KM क्या है, DN मुजुमदार की केस स्टडीज हैं सारी, और मॉब HK क्या है, SC रॉय की केस स्टडीज हैं, SC रॉय की एथनोग्राफिक स्टडीज हैं सारी, ठीक है। ये सब रटना है भाई। हमारा जो आंसर है वो भरा होना चाहिए इन सब चीजों से, तभी नंबर मिलता है। इसी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, एंथ्रोपोलॉजी का चश्मा। नॉलेज को लेमन नॉलेज की तरह प्रेजेंट नहीं करना है, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्जामिनर और चेकर कौन है, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जो चेकर है वो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। तो कॉपी जो लिखेगा एटलीस्ट उसका बेंट ऑफ माइंड तो एंथ्रोपोलॉजी का होना चाहिए, ठीक है। सिंपल रटना नहीं है, क्लियर हुआ।
अब विक्टर टर्नर ने किस तरह से इस मॉडल को रिफाइन किया ये समझिए। विक्टर टर्नर रिफाइंड द मॉडल ऑफ वैन गेनेप एंड द 3 स्टेजेस ही गेव। सैक नाम से उन्होंने स्टेजेस दिए। सबसे पहला सैक में ऐसे स्ट्रक्चर, फिर ए है एंटी स्ट्रक्चर और सी है कम्युनिटास। देखो कुछ नहीं किया भाई साहब ने, विक्टर टर्नर ने कॉपी मारा है, नाम बदल दिया बस, ठीक है। अगर विक्टर टर्नर का ये आया राइट सा पैसेज आया तो आप ये डालोगे, सैक डालोगे, लेकिन अगर राइट सा पैसेज आया तो पहले समा लिखना फिर सैक लिखना, ठीक है। इतने में आंसर निपट जाना 250 वर्ड का। विक्टर टर्नर रिफाइंड द मॉडल ऑफ वैन जेनेप एंड द 3 स्टेजेस ही गेव आर, सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिर एंटी स्ट्रक्चर, फिर कम्युनिटास। अब स्ट्रक्चर क्या है, उन्होंने बोला कि किसी भी इंसान की जिंदगी में एक इनिशियल स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। इट इज अ इनिशियल स्ट्रक्चर फॉर पर्सन और इंडिविजुअल, ठीक है। जब वो अपने समाज के लोगों के साथ बिछुड़ता है, मतलब सेपरेशन स्टेज होती है स्ट्रक्चर में। एंटी स्ट्रक्चर क्या है, जब मन में एम्बिग्यूटी आए और उसके अंदर मार्जिनलिटी आए, कंफ्यूजन आए, वो एंटी स्ट्रक्चर है। समझो कोई भी बच्चा जो है स्कूल जा रहा है या फिर लर्निंग के प्रोसेस में जा रहा है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जा रहा है, तो वो स्ट्रक्चर का पार्ट बनने जा रहा है, ठीक है। इनिशिएशन हो रहा है उसका, समाज में कुछ बनने जा रहा है और समाज के लिए बनाने जा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। एंटी स्ट्रक्चर क्या है, आप समाज के स्ट्रक्चर में हैं पर आपके माइंड में कंफ्यूजन आ गई है, वो स्ट्रक्चर को तोड़ेगा एक तरीके, समझिए इस तरीके से, तो एंटी स्ट्रक्चर हो सकता है वो। कम्युनिटास क्या है, आपने को जो चाहिए था आपने अचीव कर लिया, अब आप कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, अपने समाज के लोगों के लिए काम करेंगे, तो आप हैं कम्युनिटास स्ट्रक्चर, कम्युनिटास में। तो कम्युनिटास क्या है, फाइनल फेज एज अ रिटर्न एंड रीयूनियन विद द सोसाइटी विद अ न्यू स्टेटस, नाउ यू रिटर्न एज अ गिवर इन द सोसाइटी। अपनी सोसाइटी में आप गिवर बन जाएंगे। एंटी स्ट्रक्चर में क्या बताया था, द पीरियड ऑफ एंटी स्ट्रक्चर इज अ टेम्पररी पीरियड ऑफ एम्बिग्यूटी एंड मार्जिनलिटी, ए कंफ्यूजन प्रिवेल। स्ट्रक्चर क्या है, इनिशिएशन फेज है किसी भी समाज में, कोई बच्चा जब बिछुड़ता है। ये 3 वो है रिचुअल्स हैं, ट्रांजिशनल रिचुअल्स हैं जो हमने समझ लिए, क्लियर हुआ। अब जैसे कॉन्वोकेशन है कॉलेज में, ये भी एक रिचुअल का सॉर्ट है, ठीक है। जैसे कम्युनिटास वर्क करता है वैसे ये भी वर्क करता है, क्लियर है। जैसे कम्युनिटास वर्क करे, जैसे हमको डिग्री मिली, ठीक है, जैसे हम कॉलेज में थे तो हमारे में पहले क्या होता था कि काले उसमें पूरा कोट वगैरह पहना के करते थे। इस बार थोड़ा इन्होंने ट्रेडिशनल वे में किया आईआईटी कानपुर में, ठीक है। अब ट्रेडिशनल वे में अभी स्टार्ट किए लाना, ठीक है। तो वो भी एक सिग्निफिकेंस है, वो भी एक सिंबॉलिक है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि समाज में अब आप इंजीनियर बन चुके हैं, बीइंग एन इंजीनियर अब आपको समाज को देना है, तो यू आर एंटरिंग इन द सोसाइटी टू गिव समथिंग, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू टर्नर सिंबल्स कन्वे मेनी मीनिंग, सिंबल्स में खूब सारे मीनिंग है। ही शोड मल्टी मीनिंग ऑफ अ सिंबल बाय अ फोक स्ट्रिक, जैसे फोक की स्ट्रिक है, ठीक है, प्लेस इन अ हंटिंग शाइन ऑफ नडेम्बू। देखो टर्नर नडेम्बू पे काम कर रहा था, ठीक है, नडेम्बू जाम्बिया पे काम कर रहा था, मैट्रिलिनियन सोसाइटी है नडेम्बू, ठीक है। अब वहां पे क्या है, वहां पे उनका एक हंटिंग शाइन है, ठीक है, जहां पे वो सब लोग मिलते हैं और वहां पे प्लानिंग करते हैं किस तरह से हंटिंग करनी है, ठीक है। और हंटिंग शाइन में पूजा करी जाती है उनके औजारों की जिससे वो हंटिंग करते हैं। वहां पे एक चीज रखी हुई है, इसको बोलते हैं फोक स्ट्रिक, फोक स्ट्रिक, ठीक है। अब उस फोक स्ट्रिक का सिग्निफिकेंस क्या है, डाउन द एजेस जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं वो मीनिंग्स देते आए हुए हैं, ठीक है, उस फोक स्ट्रिक का, और वो मीनिंग की लिस्ट लंबी होती गई है, ठीक है। और उस मीनिंग की लिस्ट जो है वो सिंबॉलिक है, तो मतलब केवल एक फोक स्ट्रिक खूब सारी मीनिंग्स सिग्निफाई कर रहा है। आपको मीनिंग्स याद नहीं करने हैं, तो बस आपको ये बताना है कि फोक स्ट्रिक जो है वो बहुत सारी मीनिंग्स निकाल रहा है। हमेशा याद रखना कि एक सिंबल के साथ एक मीनिंग एसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि एक टेक्निकल प्रोसेस है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट इसमें ये करा गया था, 10 लोगों को बिठा दिया, मैंने एक के कान में कुछ बोला, कुछ स्टार्ट किया, फिर दूसरे ने दूसरे कान में, तो तीसरे ने तीसरे कान में। जब ये प्रोसेस पूरा एंड तक हुआ तो एंड में पूछा गया भाई क्या बोला गया था, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो लाइन बोली गई, एक लाइन तो बोलेगा कम से कम, वो लाइन सेम निकल के आएगी, कुछ ना कुछ बीच में मॉडिफिकेशन हो जाएगा अपने समझ के हिसाब से, ठीक है। तो यही होता है समाज में। समाज में अगर लाइन लीनियर पैटर्न्स बनते हैं ना खूब सारे, तो खूब सारी स्टोरीज बनती हैं, ठीक है। हर सोसाइटी जो है अगर किसी कॉमन बिलीफ को मान रही है खूब सारी सोसाइटीज, तो वो सोसाइटीज उन बिलीफ से अपनी मिथ्स, अपने रिचुअल्स, अपने स्टोरीज बना लेंगे, पर कॉमन एरा वही होगा, कॉमन लाइन वही होगी। ये अभी समझ में नहीं आएगा, पर धीरे धीरे करके डेवलप करेंगे। कैसे होगा, जब हम रिलीजन खोलेंगे, ठीक है। तो खूब सारे मीनिंग्स बने फोक स्टिक के साथ, जो हंटिंग शाइन में रखे गए हैं। अब वो किस तरह की मीनिंग है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन हंटर्स एंड नॉन हंटर का मीनिंग है। पहला है
ये सिग्निफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन हंटर्स एंड नॉन हंटर्स। दूसरा है इट सिग्निफाइज द हंटर्स इमीडिएट फैमिली एंड मैट्रिक इनका रिलेशन, या फिर टफनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी का रिलेशन, अपने हंटर्स एंसेस्टर के प्रति रेफरेंस देने का ये दिखाता है। फर्टिलिटी ऑफ वुमन एंड लैंड के बारे में दिखाता है ये। अ स्किल ऑफ वेपन यूज ये दिखाता है। फेयरनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिथ दिखाता है। ऐसे करके 15 मीनिंग है। हमें मीनिंग से याद नहीं करना, बस ये दिखाना है कि एक सिंबल से खूब सारे मीनिंग्स भी हो सकते हैं, जैसे विक्टर टर्नर ने दिखाने की कोशिश करी नडेम्बू सोसाइटी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान सुनना, राइट्स द पैसेज जो है ये ट्रांजिशनल रिचुअल्स हैं दैट रिप्रेजेंट चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन स्टेज ऑफ लाइफ टू अनदर। ठीक है, एक बच्चा जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल किसी एक फेज से दूसरे फेज में एंटर करता है लाइफ के, तब ये राइट्स द पैसेज सिग्निफिकेंस अदा करते हैं। तो ये वो रिचुअल्स हैं, ट्रांजिशनल रिचुअल्स हैं। सो राइट्स द पैसेज आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट फेजेस इन लाइफ साइकिल्स। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, एक केस स्टडी और बता रहा हूं, वांडा ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, वांडा ऑफ अफ्रीका, वहां पे क्या है, वहां पे राइट द पैसेज का रिचुअल किया जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेटस, चेंज ऑफ स्टेटस दिखाता है। ठीक है, वांडा ट्राइब में जब भी किसी लड़की के मीन्सेस आते हैं ना, मेंसेस आते हैं, तब ये क्या करते हैं, ये रिचुअल में क्या करते हैं, एक इनिशिएशन सेरेमनी करते हैं। ये उस लड़की को जंगल में किसी हट में ले जाते हैं और उसको आइसोलेशन में रखते हैं, और फिर फोल्कलोर से गाना गाती हैं महिलाएं जो उस सेरेमनी में एसोसिएटेड होती हैं। और उस गाने के प्रोसेस में उस लड़की को सोशलाइज किया जाता है कि अब तुम एक लड़की नहीं हो, अब तुम एक शादी करने वाले जीवन में एंट्री करोगी। ठीक है, तुम्हारे किन रिलेशंस किस किस अदर तक इंपॉर्टेंस गेन करेंगे। सुने होंगे ना, फोल्कलोर्स खूब सारी महिलाएं गाती हैं। वो क्या करते हैं, उन फोल्कलोर्स क्यों गाए जाते हैं, बस फोल्कलोर्स को मैसेज कन्वे करते हैं जिससे जो दुल्हन है या फिर दूल्हा है उनको मीनिंग्स मिले। दीज ऑल कल्चर्स आर सिंबॉलिक, जो कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, चलिए, वंडर ऑफ अफ्रीका, आप ध्यान सुनिए। इन द वंडर ऑफ अफ्रीका राइट्स द पैसेज आर रिचुअल्स दैट रिप्रेजेंट चेंज ऑफ स्टेटस फ्रॉम गर्लहुड टू वुमनहुड एंड बॉयहुड टू अडल्टहुड। इन वेंडा इनिशिएशन सेरेमनी होती है। व्हेन गर्ल एक्सपीरियंस फर्स्ट मेंसेस, हर इनिशिएशन सेरेमनी स्टार्ट्स विद सेपरेटिंग हर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल। उस महिला को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल। अब इसको गलत नजरिए में मत देखना, अपने आर्टिकल्स मत लगाना कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये उनका कल्चर है भाई, इसीलिए तो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 बना है। ठीक है, अब लोग एकदम से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 पे। ठीक है, एक बार एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि वो क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ी नहीं है, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाने के बाद आपके मन में ऐसा विचार आ जाएगा कि शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 परमानेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और इनके साथ चेंज नहीं करना, मतलब आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपको अगर ये आप चेंज करते हैं तो ये ग्रॉस वॉयलेशन होगा। ठीक है, बहुत भयानक वॉयलेशन होगा। ठीक है, अब आप भी बोलोगे आर्टिकल 370 भी तो हटाया है। ठीक है, वो अलग मुद्दा है, पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड है। ठीक है, उसको अगर एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखना है तो आगे देखेंगे, वो भी दिखा दूंगा एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए, अब वेंडा में समझ में आया। व्हेन गर्ल एक्सपीरियंस मीन्स इज हर इनिशिएशन सेरेमनी स्टार्ट्स विद सेपरेटिंग हर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल। शी इज कन्फाइंड इन हट एंड थ्रू फोल्कलोर शी इज ट्रेन्ड इन द रोल ऑफ वुमन लाइक वाइज। ठीक है, उसको फोल्कलोर के जरिए उसकी वुमन के रोल बताए जाते हैं कि अब उसकी जिंदगी कैसे होने वाली है। इनिशिएशन सेरेमनी ऑल्सो ट्रेन्स बॉयज इन द रोल ऑफ मैनहुड, और इसी तरीके से कुछ पैटर्न पे लड़कों में भी होता है जिससे लड़के आदमी बनते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रोबुलेंट आइलैंडर पे काम किसने किया था, मेलिनोस्की ने काम किया था, फंक्शनलिज्म ऑफ कल्चर वाला। ठीक है, अब ट्रोबुलेंट आइलैंडर्स में ऑल्सो एक ट्रांजिशनल रिचुअल है, ट्रांजिशन रिचुअल इनिशिएशन सेरेमनी है जिसमें गर्ल के लिए ऑर्गेनाइज करी जाती है, और गर्ल जब इस फेज से गुजरती है जो मेंसेस वाला फेज है तो उसको सेक्लूड करा जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है वुमनहुड में, और यही फोल्कलोर गाना गाया जाता है। तो कल्चर का पैटर्न देख रहे हैं। अब देखिए, उसमें एक चीज ये है कि अगर कोई आदमी मतलब अगर कोई आदमी, जब ये प्रोसेस चल रहा है, ये इनिशिएशन सेरेमनी चल रही है, अगर कोई आदमी इस इनिशिएशन प्रोसेस में उस हट के पास से, उस सेक्लूशन एरिया के पास से पास होता है, तो जो महिलाएं गाना गा रही हैं उनको ये इजाजत हो जाती है, उनको ये मिल जाता है, उनको ये मतलब देखो, ट्रोबुलेंट आइलैंडर्स की जो कल्चर है उसमें महिला जो है गाली नहीं दे सकती आदमी को। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अगर वो फोल्कलोर गा रहे हैं और रिचुअल चल रहा है और उसके पास से कोई लड़का निकल जाए, ठीक है, नोइंगली और नोइंगली, एकदम गंदी गंदी गालियां देंगी जो औरतें लगी हुई हैं गाना गा रही हैं, मतलब गंदी से गंदी गालियां देंगी। ठीक है, लेकिन वो उनका कल्चर जो एज यूजुअल कल्चर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रोसेस में हो तो वो उनका कल्चर बन जाएगा। समझ में आ रहा है?
If a man passes through the seclusion space of girl on whom initiation ceremony is being carried, then he is scolded with a lot of abuses from women associated with ceremony. समझ में आया? This would be explained in context of language. अब लैंग्वेज जब पढ़ाया जाएगा तो ये समझाया जाएगा ऐसा क्यों है और कैसे है. ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में जो वुमन है वो बिल्कुल अब्यूज नहीं कर सकती मेल को, बिल्कुल गलत है, अपराध है, पाप है कल्चर के अकॉर्डिंग. पर इस सिचुएशन में शी इज अलाउड. दिस इज सिग्निफिकेंट एंड सिंबॉलिक. इसका अपना एक सिग्निफिकेंस और इसका अपना एक सिंबोलिज्म है. अब आगे बढ़ते हैं. राइट्स द पैसेज में दे आर वेरियस रिलीजियस रिचुअल्स एसोसिएटेड. खूब सारे रिलीजियस रिचुअल्स हैं जो एडोलेसेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे कन्फर्मेशन रिचुअल है कैथोलिक का. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रिचुअल बेसिकली क्या सिंबलाइज करते हैं, दे मेक द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, द एक्चुअल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, उनको रियलाइज कराते हैं कि भाई तुम किस सोसाइटी का पार्ट हो. ये बस यही सिंबलाइज करता है. ठीक है, कैथोलिक्स में कन्फर्मेशन रिचुअल होता है और वार मिट्जा का रिचुअल होता है जुडाइज्म में. ठीक है, सबका काम एक ही है. थ्रू दीज रिचुअल मेंबरशिप्स आर इम्पार्टेड टू इंडिविजुअल्स. अब एक और चीज है, खतना होता है मुसलमानों में. खतना इज इन मुस्लिम इज ऑल्सो सिंबॉलिक. ठीक है, वो भी एक सिंबॉलिक कल्चर है दैट इज एसोसिएटेड विद द मेंबरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल टू द इस्लामिक वर्ल्ड. ठीक है, तो इसका अपना सिंबॉलिज्म है. क्लियर हुआ? तो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी पूरी तरीके से खत्म होता है. 100 वर्ड का क्वेश्चन है, 200 वर्ड का क्वेश्चन है, 250 वर्ड का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं. इवन इतना पढ़ा दिया है कि 1500 वर्ड का क्वेश्चन लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए. अगर आपको लगता है कहीं भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, लगता है कि इस केस स्टडी में ये चीज मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, या फिर आपकी भावनाएं आहत हुई हो कि आप किसी कल्चर से एसोसिएटेड हो, तो प्लीज माफ करना, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी इस चीज की इजाजत नहीं देता. ठीक है, बीइंग मतलब थोड़े फेस के साथ आप ये समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ. ठीक है, चलिए मिलते हैं.